सो हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गई हूँ यहाँ पे एक न्यू ड्रामे के साथ। इस ड्रामे में हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारा हीरो अपने हीरोइन को पाने के लिए यहाँ पे किस हद तक चला जाता है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगे तो प्लीज़ इस ड्रामे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए विदाउट किसी देरी के इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे अपने हीरो जियांग को अपनी हीरोइन यू के साथ यहाँ पे रोमांस करते हुए देखते हैं। असल में ये एक ट्रैप था जो कि यू के फादर ने यहाँ पे जियांग के लिए बिछाया हुआ था। यू के फादर ने यहाँ पे एक बिजनेस खोला था जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे 80 मिलियन जियांग से उधार लिए हुए थे, लेकिन उनका बिजनेस यहाँ पे डूब गया। अब उन्हें यहाँ पे सारे पैसे जियांग को देने होंगे। उनके पास इतने पैसे यहाँ पे थे नहीं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे जियांग को फंसाने के लिए एक हनी ट्रैप बिछाया हुआ था जिसमें वो अपनी बेटी को यहाँ पे यूज़ करने वाले थे। उन्हें पता है कि उनकी बेटी इसके लिए कभी भी सामने से राज़ी होगी नहीं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे अपनी ही बेटी यू के ड्रिंक में यहाँ पे ड्रग्स मिला दिया था। इनका प्लान यहाँ पे ये था कि जियांग, जो कि यहाँ पे जस्ट अभी अभी अब्रॉड से आया है, वो उसे एक होटल में यहाँ पे भेजेंगे जहाँ पे उनकी बेटी ऑलरेडी होगी। वो यहाँ पे जियांग को सड्यूस करेगी और जब दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होंगे तभी उसके फादर यहाँ पे अचानक से उनके रूम में आ जाएंगे और फिर वो यहाँ पे जियांग को फ्रेम करेंगे अपनी बेटी यू के ऊपर फोर्स करने के लिए। अब जियांग तो यहाँ पे जेल जाएगा नहीं, इसीलिए वो यहाँ पे उनके 80 मिलियन पैसे माफ़ कर देगा। यही उनका प्लान था। उन्होंने सोचा भी यहाँ पे ऐसा ही था। हम देखते हैं कि यहाँ पे होता भी ऐसा है। जियांग, जो कि यू को देख के यहाँ पे पिघल गया था और वो उसके पास यहाँ पे क्लोज आने लग जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जियांग के बारे में बता दूं। जियांग एक अंडरग्राउंड माफिया बॉस है। इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि यू को भी नहीं पता। यू को तो लगता है कि जियांग उसके फादर का बिजनेस पार्टनर है और वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, बहुत ही ज़्यादा मासूम और प्योर हार्टेड है। इतना ज़्यादा मासूम है कि उसने आज तक यहाँ पे मक्खी भी नहीं मारी है, बट उसे जियांग का असली रूप नहीं पता है। जियांग ने भी यहाँ पे अपना असली रूप उससे छुपा के रखा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि यू उससे डरे। बात ये है, वो तो यू को यहाँ पे बहुत टाइम से पसंद करता था। जब वो अपने कॉलेज टाइम में हुआ करता था तब उसकी लड़ाई यहाँ पे एक गैंगस्टर से हो गई थी। वो गली का ही कोई लोकल गैंगस्टर था जो उससे यहाँ पे पैसे का डिमांड कर रहा था। उस गैंगस्टर ने उसे यहाँ पे चाकू से हर्ट भी किया था। जियांग भी उस गैंगस्टर को यहाँ पे उसी चाकू से मारने के लिए जाता है, बट तभी यहाँ पे एंट्री होती है यू की, जो कि यहाँ पे हीरो की तरह आती है और जियांग को उस गैंगस्टर से बचा लेती है। वो उस गैंगस्टर को यहाँ पे बहुत पीटती भी है। जियांग जब ये सब देखता है तो उसे यहाँ पे यू से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वो यहाँ पे मन में ठान लेता है कि वो कैसे भी करके यू को अपना बना के ही रहेगा और आज हम देखते हैं कि उसके पास ये मौका था। बैक टू स्टोरी हम देखते हैं कि वो यहाँ पे यू के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गया था। यू तो बेचारी हमारी मन मन में सोच रही थी कि उसके फादर ने यहाँ पे जियांग को फ्रेम कर दिया बेचारा, और वो उनके जाल में भी फंस गया। वो तो यहाँ पे जियांग की ही उल्टा केयर करी जा रही थी कि इसे तो कुछ भी होश नहीं है, मेरे फादर ने इसके लिए ट्रैप बिछाया है और जल्दी ये फंसने भी वाला है। बट हम देखते हैं कि जियांग को तो इस ट्रैप के बारे में ऑलरेडी पता था, बल्कि वो तो यहाँ पे इस मौके का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। वो यू के साथ यहाँ पे रोमांस करते हुए सो जाता है। यू के फादर को हम देखते हैं जो कि अपने प्लान के अकॉर्डिंग रूम के अंदर आने ही वाले थे, लेकिन तभी जियांग के आदमी लोग मिलके उन्हें यहाँ पे पकड़ लेते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जब यू यहाँ पे सो के उठती है तो वो यहाँ पे जियांग को बहुत ही तरस भरी निगाहों से देखती है कि बेचारा वो उसके फादर की ट्रैप में फंस गया। हालांकि वो यहाँ पे अपने फादर के ट्रैप के बारे में उसे बताती नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके फादर भी इसमें फंसे। वो यहाँ से जाने लग जाती है, बट तभी जियांग यहाँ पे होश में आता है और उसे पकड़ के अपने क्लोज खींचता है। वो यहाँ पे उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और ऐसा वो यहाँ पे प्रिटेंड करता है कि जैसे कि उसे यहाँ पे उसके फादर के प्लान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अगले सीन में हम उसे यहाँ पे यू के फादर के साथ देखते हैं, जहाँ पे वो यू के फादर को बता देता है कि कैसे उसे उनके प्लान के बारे में पहले से ही पता था। ये हनी ट्रैप के बारे में वो पहले से जानता था और कैसे वो खुशी खुशी इस ट्रैप के अंदर फंसा। यू के फादर यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि अगर तुम्हें पहले से ही इस हनी ट्रैप के बारे में पता था तो तुमने मेरी बेटी का यूज़ क्यों किया। मुझे पता है कि तुमने ये सब उसे पाने के लिए किया है। जियांग यहाँ पे उन्हें कहता है कि हाँ, मैंने ये सब उसी के लिए किया है। 80 मिलियन डॉलर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। यू के फादर यहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम मेरी बेटी का यूज़ कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे छोड़ो अभी यहाँ से। जियांग यहाँ पे उन्हें कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी से इतना ही ज़्यादा प्यार करते हो
तो फिर $80 मिलियन या फिर अपनी बेटी, दोनों में से किसी एक को चुनो। वो यहाँ पे यू से शादी करना चाहता था, जिसके लिए वो यहाँ पे एक ट्रिक खेलता है उसके फादर के साथ मिलके। कुछ देर में हम देखते हैं यहाँ पे यू को, जिसे कि जब होश आता है तभी इस कमरे के अंदर उसके फादर जियांग को पकड़ के लेके आते हैं। जियांग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट बनने का नाटक कर रहा था। यू के फादर यहाँ पे अपनी बेटी के सामने उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी का यूज़ किया है, मैं तुम पे केस करूँगा और तुम्हें जेल भेजूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम जेल के अंदर अच्छे से सड़ो। अब उनकी ऐसी एक्टिंग देख के जियांग उन्हें यहाँ पे थम्स अप दिखाता है। फिर वो यहाँ पे मासूम बन जाता है। वो यहाँ पे यू से उसके फादर से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है मैंने जो भी कुछ किया मैंने गलत किया, मैं नशे में था। आपको मुझे जो भी पनिशमेंट देना है आप मुझे दे सकते हैं, मैं खुशी खुशी इस पनिशमेंट को लेने के लिए तैयार हूँ। यू जब यहाँ पे जियांग को ऐसे देखती है तो उसे यहाँ पे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो मन मन में कहती है कि बेवकूफ़, तुम यहाँ पे विक्टिम हो, तुम्हें यहाँ पे फ्रेम किया गया है और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। वो अपने फादर के ऊपर भी यहाँ पे गुस्सा करती है, उन्हें चुपके से कहती है कि पिताजी इसमें आपकी भी तो गलती है, आपने ही तो इसे यहाँ पे फ्रेम करने की कोशिश करी है। बट हम देखते हैं कि उसके फादर यहाँ पे उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। वो बार बार यहाँ पे जियांग को कह रहे थे कि मैं तुम्हें जेल भेजूंगा, तुम्हें ये करूँगा वो करूँगा, उसे बहुत धमकाते हैं। यू को भी यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पे अपने फादर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि जियांग की इसमें कोई भी गलती नहीं है, उसने खुद को मेरे ऊपर फोर्स नहीं किया है, बल्कि इसमें मेरी भी मर्जी थी। वो अब यहाँ पे सब कुछ ठीक करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके फादर की गलती के वजह से किसी मासूम को यहाँ पे जेल हो। तभी अचानक से जियांग यहाँ पे उससे पूछता है फिर क्या तुम मेरे से शादी करोगी। वो यहाँ पे ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। यू के फादर भी यहाँ पे हैरान थे। वो यहाँ पे मन मन में कहते हैं कि यू इसके लिए कभी भी राज़ी नहीं होगी, क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी और वो अब्रॉड जा चुका है, तो लगता नहीं है कि यू शादी के लिए यहाँ पे तैयार होगी। मुझे कुछ तो यहाँ पे करना होगा। फिर वो यहाँ पे फिर से अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं और जियांग के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी का फ़ायदा उठाया है और अब तुम उससे शादी भी करना चाहते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं तुम्हें जेल भेज के रहूँगा, तुम जेल में ही सड़ोगे। जियांग यहाँ पे अपनी तरस भरी निगाहों से यू को देखने लग जाता है। यू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो मन मन में सोचती है कि अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। वो नहीं चाहती कि जियांग जेल जाए, इसीलिए वो यहाँ पे शादी के लिए तैयार हो जाती है। जियांग जब ये सुनता है तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे तुरंत यहाँ पे हक कर लेता है। यू यहाँ पे अपने फादर को ऐसे घूर रही थी जैसे कि लाइक अब आप इसका फ़ायदा उठा के देखो, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। जल्दी हम देखते हैं कि यू के फादर को यहाँ पे उनके एक्टिंग के लिए पैसे मिलते हैं और फिर जो उनके ऊपर जो कर्ज था 8 मिलियन का 80 मिलियन का, उसे भी यहाँ पे माफ़ करा दिया जाता है। जियांग का बॉडीगार्ड यहाँ पे यू के फादर को बोलता है कि इसके बारे में मैडम यू को पता नहीं चलना चाहिए, जल्द ही उनकी शादी हमारे बॉस जियांग से हो जाएगी, तो याद रखना अपने इस मुंह को बंद करके रखना। यू के फादर उसे यहाँ पे इसके लिए हाँ बोलते हैं। फिर वो यहाँ पे अपने मन मन में बोल रहे होते हैं कि बेटा यू, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, इस बार मैंने तुम्हें सच में ही एक बड़े खूंखार लोमड़ी के आगे फेंक दिया है। इधर हम यू को देखते हैं जो कि यहाँ पे सोच रही होती है कि कैसे भी करके उसे जियांग से यहाँ पे जल्द से जल्द शादी करनी होगी, ताकि उसके फादर जियांग के लिए और मुसीबत खड़ी ना करे और ना ही उसका यूज़ करे। इसीलिए जैसे ही जियांग यहाँ पे आता है तो वो यहाँ पे उसे बोलती है कि चलो चलते हैं, हम आज ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवा लेते हैं। जियांग जो कि ये सुन के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। दोनों ही जल्द से जाके यहाँ पे अपना अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। वो तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था कि फाइनली यू यहाँ पे उसकी हुई। भले ही उसने यहाँ पे उसे अपना बनाने के लिए गलत तरीके का यूज़ किया, बट यू अब उसकी है, वो अब उसकी वाइफ बन चुकी है। अगर फ्यूचर में यू को उसकी असलियत के बारे में पता भी क्यों ना चल जाए, वो पूरी कोशिश करेगा कि यू उसे छोड़ के कहीं पर भी ना जा पाए। इधर यू भी यहाँ पे अपने मन मन में सोच रही होती है कि मेरी इससे शादी हो गई, ये कितना अच्छा है। इसने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा इतनी मेहनत करने के लिए, इतना बड़ा बिजनेस खोलने के लिए, और मेरे पिताजी ने भी इसे यहाँ पे स्कैम करने की कोशिश करी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसे मैं खुश रख सकूँ। इधर हम जियांग के घर में देखते हैं उसके पेरेंट्स को। उसके पेरेंट्स यहाँ पे सच में बहुत ही ज़्यादा फ़नी थे। उसकी मॉम यहाँ पे बड़े बड़े घर के अलग अलग लड़कियों की फ़ोटो देख रही थी अपनी बेटी की शादी के लिए। उसके फादर यहाँ पे मजाक करते हुए उसकी मॉम को यहाँ पे कहते हैं कि हमारा बेटा एक ही शादी करेगा, तो तुम इतनी सारी लड़कियों की फ़ोटो क्यों देख रही हो। फिर यहाँ पे कहते हैं कि जियांग बहुत ही ज़्यादा घमंडी, रूड और बिगड़ा हुआ है। पहले तो वैसा नहीं था, पहले वो इमेच्योर गुंडा था, अब वो यहाँ पे मैच्योर गुंडा बन चुका है।
उसकी मॉम यहाँ पे अपने हस्बैंड को मारते हुए बोलती है कि तुम अपने बेटे के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। वो यहाँ पे कहते हैं कि वो मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, पता नहीं वो कब शादी करेगा। शादी के मामले में वो बहुत ही ज़्यादा पिकी है। मेरा सपना अपने पोते को अपने गोद में खिलाने का ये पता नहीं कभी पूरा होगा। लगता है कि मेरे मरने के साथ ही दफन हो जाएगा। उनकी वाइफ जब भी सुनती है तो वो यहाँ पे उन्हें मारने के लिए उठती ही है कि तभी यहाँ पे बहुत सारी मेड्स आती है। ये उन्हीं के घर की मेड्स थी जिनके हाथ में यहाँ पे लड़कियों के बहुत ज़्यादा सामान थे। वो यहाँ पे उनमें से एक मेड से पूछती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मेड उसे यहाँ पे यू के बारे में बता देती है कि कैसे जियांग ने यू के साथ शादी कर ली है और वो अब उन्हीं के घर आ रही है रहने के लिए। जियांग की मॉम जब ये सुनती है तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि मेरा बेटा, वो कहती है कि क्या निंग फैमिली, ये फैमिली तो एक बैंकरप्ट है, आखिर मेरा बेटा कैसे एक कर्जे में डूबी हुई कंपनी के मालिक की बेटी के साथ यहाँ पे शादी कर सकता है। वो यहाँ पे यू को चलाक लोमड़ी कह के भी बुलाती है कि ज़रूर उसी ने मेरे बेटे को फंसाने के लिए कुछ किया होगा। बट हम जियांग के फादर को देखते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो फाइनली उनके बेटे ने यहाँ पे किसी से तो शादी करी, नहीं तो वो सोचते थे कि उनका बेटा गे है और वो आदमियों को पसंद करता है। खैर फाइनली उनका सपना अपने पोता पोती को गोद में खिलाने का वो ज़रूर यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तभी यहाँ पे एंट्री होती है जियांग की यू के साथ। मदर जब देखती है तो उन्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो इरिटेट होके यहाँ पे अपने हस्बैंड को ही चूटी काटने लग जाती है। उनका हस्बैंड तुरंत यहाँ पे सोफे से उठता है। वो देखता है कि उनके बेटे ने यहाँ पे इतनी सुंदर लड़की से शादी करी है तो वो यहाँ पे उसे एक थम्स अप दिखाते हैं। उनका बेटा भी यहाँ पे उन्हें इशारे करता है। मदर जब ये देखती है तो वो यहाँ पे यू के बॉडी को बॉडी शेम करने लग जाती है कि ये कितनी पतली है, क्या ये बच्चे को सहन कर भी पाएगी या फिर नहीं, इसके तो चेस्ट भी नहीं है, इसके तो बम भी कितना पिचका हुआ सा है। यू को हम देखते हैं जो कि अपने इस बुराई को यहाँ पे एज अ कॉम्प्लीमेंट लेती है। वो कहती है तारीफ़ के लिए थैंक यू, बट जो मेरी बॉडी है वो नेचुरली है, अगर आपको भी मेरी जैसी बॉडी चाहिए तो आप इसे एक्सरसाइज के ज़रिए बना सकती हो। अब मदर को यहाँ पे सुन के गुस्सा आ जाता है, लेकिन फादर तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि पहली बार कोई यहाँ पे उनकी वाइफ के टक्कर की मिली है। जियांग की मॉम यहाँ पे कहती है कि मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। वो यहाँ पे लू के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुमने ज़रूर मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया है, नहीं तो मेरा बेटा तुम जैसी लड़की से क्यों शादी करेगा, तुम उसके लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं हो, ना ही तुम इस घर की लेडी बनने के लायक हो। जियांग जब ये सुनता है तो वो यहाँ पे तुरंत मैरिज सर्टिफिकेट निकालते हुए कहता है कि अब हम दोनों की शादी हो चुकी है, यूं ही अब इस घर की लेडी है, इसकी इज्जत अब मेरी इज्जत है, तो प्लीज़ इसकी डिसरिस्पेक्ट करने से पहले 100 बार सोच लेना। जियांग के फादर को हम देखते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो यहाँ पे कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए ही एक पार्टी रखूँगा जिसमें मैं सभी को बुलाऊँगा और दिखाऊँगा अपनी ब्यूटीफुल सिस्टर इन लॉ को। जियांग की मदर यहाँ पे गुस्से में अपने हस्बैंड के पैर को दबाने लग जाती है। वो चाहती थी कि जैसे कि वो यहाँ पे यू के खिलाफ है वैसे ही उनके हस्बैंड भी उसके खिलाफ हो, लेकिन यहाँ पे तो सब उल्टा हो रहा था। उनके हस्बैंड ने तो यहाँ पे यू को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था। जियांग यहाँ पे जल्द ही यू को यहाँ पे अपने साथ अपने रूम में लेके जाने लग जाता है। मदर यहाँ पे कहती है कि पता नहीं इस लड़की ने मेरे बेटे के ऊपर क्या जादू किया है जिससे कि वो यहाँ पे अपनी मदर की बात ही नहीं सुन रहा है। फादर यहाँ पे कहते हैं कि अरे तुम पहले ध्यान से देखो अपने बेटे को, वही है जो यहाँ पे उससे चिपका पड़ा है, देखो तो कैसे वो यहाँ पे उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। मदर यहाँ पे कहती है कुछ भी क्यों ना हो बट मैं यू को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। इधर हम जियांग को देखते हैं जो कि यू को अपने साथ यहाँ पे अपने रूम में लेके आता है। उसने यहाँ पे अपने रूम को एक वेडिंग नाइट रूम की तरह बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। लू यहाँ पे ये देख के बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करती है कि उसके फादर ने उसे फ्रेम करने की कोशिश करी और ये यहाँ पे इस शादी को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पे प्यार से उसके गाल में यहाँ पे उसे किस भी करती है। फिर दोनों ही यहाँ पे अपना रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे मदर तेज स्पीकर में गाने लगाने के साथ यहाँ पे अपने बेटे के लिए सूप बना रही थी। अब तेज स्पीकर की आवाज़ सुन के यहाँ पे लू उठ जाती है। जियांग जब ये देखता है तो वो समझ जाता है कि उसकी मॉम ये जानबूझ के कर रही है ताकि वो लू को यहाँ पे परेशान कर सके, इसीलिए वो यहाँ पे लू को सोने का बोल के खुद यहाँ पे उठ जाता है। इधर हम देखते हैं कि फादर आते हैं किचन में और अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम जो भी कुछ बना रही हो स्पीकर को बंद करके बनाओ, तुम्हारी इस स्पीकर की आवाज़ से सभी लोग यहाँ पे उठ जाएंगे। मदर कहती है कि मैं क्यों स्पीकर को बंद करूं, वैसे भी लू को यहाँ पे उठ जाना चाहिए, आखिर कौन सी बहू होती है जो अपने ससुराल में सुबह तक सोती रहती है, उसे तो उठ के यहाँ पे
उसे तो उठ के यहाँ पे सभी के लिए खाना बनाना चाहिए, लेकिन देखो ये काम तो मैं कर रही हूँ उसके जगह। तभी यहाँ पे जियांग आता है, जो कि आते ही तुरंत स्पीकर को यहाँ पे बंद कर देता है और अपनी मदर को कहता है कि मॉम, आज से अब कभी भी मॉर्निंग में स्पीकर मत बजाना, इससे नींद यहाँ पे टूट जाती है। उसकी मॉम यहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा करते हुए अपने हस्बैंड से कंप्लेन करने लग जाती है कि देखो इस लड़के को वाइफ आई नहीं की, ये अपनी माँ को ही भूल गया। मैंने सुबह सुबह उठ के तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से यहाँ पे सूप बनाया है। जियांग जब ये देखता है तो वो यहाँ पे सूप निकालने लग जाता है और अपनी मदर को कहता है कि मॉम, अगर आपके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है तो जाके जॉब ढूंढ लो। अगर आप जॉब नहीं कर सकती हो तो एक कुत्ता पाल लो जिसे आप मॉर्निंग में सुबह सुबह वॉक कराने के लिए ले जा सको। बस कुछ भी करो, बट घर में यू को परेशान मत करना। उसकी मॉम गुस्से से उसके पीछे यहाँ पे चम्मच मारती है और कहती है कि देखो कैसा बेटा है, अपनी माँ को यहाँ पे काम करने के लिए बोल रहा है। जियांग यहाँ पे मन मन में कहता है, इससे पहले कि यू को सच्चाई के बारे में पता चले कि मैंने उसे ट्रिक करने की कोशिश करी है और मेरी असलियत क्या है, मुझे जल्दी से कैसे भी करके उसे अपने प्यार में फंसाना होगा, ताकि बाद में अगर उसे मेरे असलियत के बारे में पता भी चले तो वो मुझे छोड़ के ना जा सके। तभी हम देखते हैं कि मदर यहाँ पे उसे बोलती है कि यू जो है वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है तुम्हारे लिए। मैंने सुना है कि उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जो कि अब्रॉड चला गया, जो कि उसे छोड़ के अब्रॉड चला गया। यू भी उसके पीछे पीछे यहाँ पे अब्रॉड चली गई उसे ढूंढने के लिए, बट वो उसे कहीं पर भी नहीं मिला। सच में ये लड़की बहुत ही ज़्यादा बेशर्म है। जियांग जब ये सुनता है तो वो यहाँ पे अपनी मदर को कहता है कि अगर ऐसा है फिर मैं उस इंसान को यू के दिल से निकाल के फेंक दूंगा। इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है। फादर भी लाइक, ये हुई ना मर्दों वाली बात। जियांग यहाँ पे सूप लेके आता है और वो यहाँ पे यू को देता है। यू यहाँ पे सूप पीने लग जाती है। तभी वो यहाँ पे नोटिस करता है कि यू के फ़ोन पे किसी का यहाँ पे मैसेज आ रहा था। वो जब चुपके से यहाँ पे मैसेजेस को देखता है तो ये मैसेजेस किसी और का नहीं बल्कि यू के एक्स बॉयफ्रेंड गुवैन का था, जो कि उसे यहाँ पे बता रहा था कि मैं चाइना वापस आ गया हूँ, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया, मुझे पता है कि तुम भी मुझे अभी तक भुला नहीं पाई हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो यहाँ पे उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने आने के लिए बोलता है। जियांग जब इस मैसेजेस को पढ़ता है तो वो तुरंत यहाँ पे पढ़ने के बाद मैसेज को डिलीट कर देता है ताकि यू इस मैसेज को यहाँ पे ना पढ़ सके। वो सोचता है कि इस गुवैन का कुछ तो करना होगा। फिर वो यहाँ पे यू को कहता है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा, तुम घर ही में बैठ के आराम करना। यू यहाँ पे परेशान हो जाती है। उसे लगता है कहीं जियांग फिर से किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, कहीं लोग मिल के उसे बुली ना करने लग जाए, इसीलिए वो यहाँ पे उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। लेकिन जियांग उसे मना कर देता है, कहता है तुम बैठ के आराम करो, मैं हैंडल कर लूँगा। यू भी इसके लिए यहाँ पे तैयार हो जाती है। जाने से पहले जियांग के गाल में यहाँ पे किस करती है और उसे गुड लक बोलती है। कुछ देर के बाद हम यहाँ पे जियांग को देखते हैं जो कि यहाँ पे गुवैन के होटल रूम में था। उसने यहाँ पे गुवैन को पकड़ लिया था। वो यहाँ पे अपने आदमियों से कह के उसके सारे कपड़े भी यहाँ पे उतरवा देता है, सिर्फ अंडरवेयर को छोड़ के। गुवैन बेचारा यहाँ पे डर जाता है। वो यहाँ पे उसे डरते हुए कहता है कि देखो तुम जिस इंसान को ढूंढ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, ज़रूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तो जस्ट अभी अभी अब्रॉड से चाइना आया हूँ। गुवैन अपने आदमियों को कह के उसका ब्लाइंड फोल्ड यहाँ पे उतरवाता है। फिर वो यहाँ पे उसकी सारी हिस्ट्री उसे बताने लग जाता है कि तुम्हारा नाम है गुवैन, उम्र है 28 साल, थेरेपी में तुमने अपना डिप्लोमा किया है और लाइसेंस लिया है। कुछ साल पहले तुमने कुछ स्कैम्स किया था, पकड़े ना जाने के चक्कर में तुम चाइना छोड़ के 3 साल पहले अब्रॉड गए थे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद तुमने कुछ अमीर औरतों के साथ अफेयर किए, लेकिन जल्द ही उनके हस्बैंड को पता चल गया। तुम नहीं चाहते थे कि तुम पकड़े जाओ, इसलिए तुम अब वापस यहाँ पे चाइना आ गए हो। गुवैन जिसे कि यहाँ पे अपने बारे में ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ पे उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तुमने क्यों मेरे ऊपर इतना इन्वेस्टिगेट किया है। जियांग उसे यहाँ पे बताता है कि मैं जो भी हूँ, बट मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि यू से दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके आसपास भी भटको। अगर मैंने तुम्हें उसके आसपास देख लिया तो तुम्हारी हालत मैं इस फ़ोन की जैसे करूँगा। वो गुस्से में फ़ोन को यहाँ पे तोड़ देता है। गुवैन को जब पता चलता है कि अरे ये तो जियांग है, असल में उसने चाइना आने से पहले यू के फादर से बात करी थी, जिन्होंने कि उसे यहाँ पे जियांग के बारे में सब कुछ बता दिया था कि कैसे उसने उसकी बेटी का यूज़ किया, शादी करी, और बेचारी उसकी बेटी को तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुमने उसे ट्रिक किया
और कैसे उसे मजबूर किया कि वो अपने गिल्ट में आके तुमसे शादी करे। देखो, मैं मानता हूँ कि मैं स्कैमर हूँ, मैंने स्कैम किया है, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे तरह गंदे ट्रिक्स को यूज़ नहीं किया। इधर हम यू को देखते हैं जिसके के पास यहाँ पे उसके फादर का फ़ोन आता है और वो यहाँ पे उसे गुवेन के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि कैसे वो चाइना वापस आ चुका है और उसने यहाँ पे उसके और जियांग की शादी के बारे में भी उसे बता दिया। यू यहाँ पे ये सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है। वो तुरंत अपने फादर से गुवेन के लोकेशन के बारे में पूछती है। इधर हम गुवेन को देखते हैं जिसके अंदर पता नहीं किसकी आत्मा आ चुकी थी। वो यहाँ पे जियांग को धमकाने लग जाता है, कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं यू को तुम्हारी असलियत के बारे में बताऊं तो मुझे तुम पैसे दे दो। वो यहाँ पे एक तरीके से उसके साथ डील कर रहा था। वो कहता है मुझे पक्का यकीन है यू मेरे बात पे यकीन करेगी क्योंकि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। अगर उसे मैंने बता दिया तुम्हारे बारे में तो वो तुम्हें तुरंत छोड़ देगी और तुमसे ज़िंदगी भर तक नफरत करती रहेगी। इधर हम यू को देखते हैं जो कि यहाँ पे पूरे तरीके से तैयार थी। वो यहाँ पे अपने बैग में रस्सी, पेपर स्प्रे, हथौड़ा और चाकू और डंडा सब कुछ भर लेती है। उसने ये सब कुछ यहाँ पे गुवेन के लिए रखा था क्योंकि वो उसे अच्छे से सबक सिखाना चाहती थी। फ्लैशबैक से हमें यहाँ पे पता चलता है कि गुवेन ने उसे भी 3 बार यहाँ पे स्कैम किया था और बेचारी तब से ही वो यहाँ पे गुवेन को ढूंढ रही थी 3 सालों से। वो यहाँ पे अब्रॉड भी गई उसके पीछे पीछे, बट वो उसे यहाँ पे नहीं मिला और सबको ये देख के यहाँ पे गलत फैमिली हो गई कि वो यहाँ पे गुवेन को पसंद करती है, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे उसके साथ यहाँ पे अब्रॉड चली गई। बट असल में सच्चाई तो कुछ और थी। उसने भी यहाँ पे सबको इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि वो यहाँ पे इस बात को नहीं मानना चाहती थी कि गुवेन ने उसे यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार स्कैम किया है। ये उसके लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं था। बट अब जब गुवेन मिल गया है तो वो उसे अब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी। वो यहाँ पे जल्दी गुवेन की लोकेशन में आ गई थी, यानी कि उसके होटल जहाँ पे वो स्टे कर रहा था। वो चाहती थी कि वो यहाँ पे उसे सबक सिखाने से पहले थोड़ा सा उसे सड्यूस करे ताकि उसे सबक सिखाने में उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आए। इसीलिए वो यहाँ पे सेक्सी अंदाज में गेट को खोलती है, लेकिन अंदर अपने हस्बैंड को देख के वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। जियांग जब उसे यहाँ पे देखता है तो उसे लगता है कि ये अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए यहाँ पे आई है। यू उसे यहाँ पे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी गुवेन यहाँ पे यू को देख के कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ गई, मुझे पता था तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पे ज़रूर आओगी, तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हो। जियांग को यहाँ पे ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। यू भी लाइक मैं और इस गधे को प्यार बिल्कुल भी नहीं। तभी गुवेन यहाँ पे जियांग की असलियत के बारे में उसे बताने लग जाता है। इससे पहले कि वो यहाँ पे उसे कुछ बताता, जियांग यहाँ पे गुस्से में उसे एक लात मार के ही बेहोश कर देता है। फिर जियांग के बॉडीगार्ड उसे यहाँ पे कमरे से बाहर लेके चले जाते हैं। पहली बार यू ने जियांग को यहाँ पे इतने गुस्से में देखा है, बेचारी खुद ही यहाँ पे डर जाती है। जियांग यहाँ पे उससे पूछता है कि तुम्हें इसकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। अच्छा हाँ, इसी ने तुम्हें बताया होगा, आखिर ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जो है। यू की तो बेचारी की यहाँ पे डर के मारे बोलती ही बंद हो गई थी। जियांग यहाँ पे उसे बैट के ऊपर फेंकता है। वो यहाँ पे पूरी कोशिश करती है भागने की, बट जियांग उसे यहाँ पे पकड़ लेता है। वो यहाँ पे उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम कहाँ जा रही हो तुम गुवेन के पास, क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो, ये वो उसे यहाँ पे बहुत कुछ सुनाता है। उसके हाथ को भी वो यहाँ पे बांध देता है। दोनों के ही बीच में यहाँ पे एक इंटीमेट सा सीन भी होता है जिसे एक्सप्लेन करना कोई नेसेसरी नहीं है। खैर, हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद जब उन दोनों का यहाँ पे ख़त्म होता है तो जियांग यहाँ पे रो रहा था क्योंकि उसे यहाँ पे लग रहा था कि यू अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इसीलिए तो वो उसे यहाँ पे ढूंढते हुए आ गई। लू को हम देखते हैं जो कि जब उसे रोता हुआ देखती है तो उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो यहाँ पे उसके आंसू पोंछती है और उसे बताती है कि मैं यहाँ पे गुवेन के लिए नहीं आई थी, असल में मुझे उससे कुछ और इम्पोर्टेंट काम था जो मुझे सॉल्व करना था। वो यहाँ पे उससे पूछता है कि कौन सा इम्पोर्टेंट काम था, बट यू यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं बताती। वो यहाँ पे सोचती है कि अगर मैंने इसे बताया कि 3 बार उस स्कैमर ने मुझे स्कैम किया है तो ये तो मुझे बेवकूफ़ समझेगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी जियांग यहाँ पे उससे पूछता है कि अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, किसी दिन उस इंसान ने जिसे कि तुम्हें उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है तुम्हें ट्रिक किया तो तुम कैसा बिहेव करोगी, तुम आखिर क्या करोगी। यू यहाँ पे सोचती है और फिर अपने फादर की सिचुएशन को इससे कनेक्ट करने की कोशिश करती है। वो यहाँ पे उसे बताती है कि ज़रूर उस इंसान का इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही। अब तक दोनों के बीच में यहाँ पे सब कुछ सॉल्ट आउट हो चुका था। तभी यहाँ पे यू
उसे यहाँ पे कहती है कि क्या प्लीज़ मैं गुवैन से मिल सकती हूँ, मुझे कुछ काम है जो कि ख़त्म करना है। देखो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि उसके लिए मेरे अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है, बस कुछ काम है जो कि मुझे निपटाना है, तो प्लीज़ क्या तुम मुझे उससे मिलने दे सकते हो। जियांग भी इसके लिए यहाँ पे तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पे कि यू उसे इम्प्रेस करे। फिर क्या लू भी यहाँ पे उसे इम्प्रेस करने में लग जाती है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पे गुवैन से मिलती है। उसे यहाँ पे चेयर से बांध के रखा हुआ था। गुवैन जब उसे यहाँ पे देखता है तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि चलो यू यहाँ पे उसे बचाने के लिए आ गई। वो यहाँ पे जियांग की सच्चाई भी उसे बताने लग जाता है कि उसने तुम्हें ट्रिक किया और वो मुझे मारना भी चाहता था। यू यहाँ पे उसे चाकू दिखा के धमकाते हुए कहती है कि असल में वो तुम्हें नहीं मारना चाहता था, मैं तुम्हें मारना चाहती थी। गुवैन ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। वो यहाँ पे उससे पूछता है कि कहीं तुम उसकी बातों में तो नहीं आ गई। देखो वो एक नंबर का झूठा मक्कार इंसान है, उसने तुम्हें ट्रिक किया है, तुम्हें धोखा दिया और फिर तुमसे शादी कर ली। मुझे उसकी सच्चाई के बारे में सब कुछ पता है, तो चलो हम पुलिस को फ़ोन करते हैं और उन्हें भी उसकी सच्चाई के बारे में बता देते हैं। हम देखते हैं कि बाहर खड़ा जियांग ये सब सुन रहा था। उसे जब लगता है कि सिचुएशन अब उसके हाथ से निकल रही है तो वो रूम के अंदर जाने का सोचता है, लेकिन तभी हम यहाँ पे देखते हैं यू को, जो कि यहाँ पे गुवैन को एक ज़ोरदार चाटा मारती है और उसे कहती है कि झूठे तुम हो, तुम एक नंबर के मक्कार हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के बारे में ये सब बुरा भला बोलने की। वो यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा मारती है और पीटते हुए ही वो यहाँ पे उसे बोलती है कि मेरा हस्बैंड सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड और गुड पर्सन है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में बुरा भला बोलने की। आइंदा से अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने उसे गुस्सा कैसे दिलाया और अपने इस जबान से अगर तुमने फिर से उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो फिर मैं तुम्हारी ये जबान ही काट दूंगी। बाहर खड़े जियांग को हम देखते हैं, जो कि जब यहाँ पे यू को अपने लिए स्टैंड लेता हुआ देखता है तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी उसका बॉडीगार्ड यहाँ पे यू का बैग लेके आता है जो वो अपने साथ यहाँ पे लेके आई थी। जियांग जब इस बैग के अंदर सारे हथियारों को देखता है तो पता नहीं क्यों वो यहाँ पे स्माइल करने लग जाता है। इससे पहले कि यू ये सबको देखती वो यहाँ पे वापस से सभी सामानों को उसके बैग में रखवा देता है। तभी यहाँ पे यू आती है, जो कि जब बैग बॉडीगार्ड के हाथ में देखती है तो वो तुरंत उसके हाथ से ले लेती है। वो यहाँ पे उससे पूछती है कि कहीं तुमने बैग को खोल के देखा तो नहीं ना। जियांग उसे यहाँ पे कहता है कि आखिर मैं तुम्हारे सामान को खोल के क्यों देखूंगा, वैसे इसके अंदर कोई इम्पोर्टेंट सामान है क्या। यू यहाँ पे नर्वस होते हुए कहती है कि नहीं, कोई भी तो इम्पोर्टेंट सामान नहीं है, बस कुछ लड़कियों की चीज़ें हैं। वो यहाँ पे अपने मन में ही बोल रही होती है कि अगर जियांग ये सारे हथियारों को देखेगा तो बेचारे को यहाँ पे नाइटमेयर आ जाएंगे, आखिर उसने अपने लाइफ में कभी भी इतने खतरनाक हथियारों को नहीं देखा है। लेकिन बेचारी यू, उसे क्या पता कि उसका हस्बैंड तो खुद ही एक डेंजरस पर्सन है जो कि खतरनाक हथियारों को देख के यहाँ पे उल्टा खुश होता है। इधर हम यू के फादर को देखते हैं, जो कि यहाँ पे जियांग के घर आए हुए थे उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए। असल में वो यहाँ पे सरेंडर करने आए थे। वो यहाँ पे चाहते थे जियांग के पेरेंट्स को सारी असलियत बताना, लेकिन जब वो यहाँ पे जियांग की मदर की बातें सुनती है, जो कि यहाँ पे कह रही थी कि मैं तुम्हारी बेटी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, अगर मुझे फ्यूचर में पता चला कि वो मेरे बेटे के साथ धोखा कर रही है तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मैं उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ जो कि मेरे बेटे को हर्ट करता है, मैं उसे पीस के उसका सॉसेज बना देती हूँ। यू के फादर जब ये सुनते हैं तो बेचारे तो उनकी यहाँ पे फट के चार हो जाती है। जियांग के फादर उन्हें यहाँ पे समझाते हैं कि अरे अरे डरो मत, ये बस मजाक कर रही है, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। बट हम देखते हैं कि यू के फादर तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डर चुके थे। वो यहाँ पे डरते हुए आखिरकार उन्हें सारी सच्चाई बताने लग जाते हैं कि मेरी बेटी की इसमें कोई भी गलती नहीं है, मैंने ही आपके बेटे को ट्रिक किया, ये किया वो किया। वो यहाँ पे हकलाते हुए सब कुछ बोल रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे यू आती है, जो कि डंडे से अपने फादर को यहाँ पे चुप कराती है। फिर वो यहाँ पे अपने फादर को लेके जाने लग जाती है, लेकिन जियांग की मदर दोनों को ही यहाँ पे रोक लेती है और यू के फादर को बोलती है कि अभी अभी जो भी तुम बोल रहे थे फिर से बोलना, तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ तो बोल रहे थे। अब इससे पहले कि फिर से यू के फादर कुछ बोलते तभी यहाँ पे जियांग आ जाता है, जो कि सभी चीज़ को यहाँ पे अच्छे से हैंडल कर लेता है। यू के फादर को यहाँ पे लग रहा था कि कहीं जियांग के फैमिली को और जियांग को यू के और गुवैन के बारे में पता ना चल जाए, इसलिए वो यहाँ पे आए थे खुद ही से सारी सच्चाई बताने के लिए। लेकिन जब वो देखते हैं कि सभी चीज़ यहाँ पे कामली हो रखी है, किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला है, तो फिर वो यहाँ पे खुद को ही कोसने लग जाते हैं कि मैंने खुद ही मुसीबत यहाँ पे मोल ले ली। जियांग की मदर, जो कि यहाँ पे अपने एक ही बात पर रट चुकी थी,
वो यहाँ पे यू के फादर से सारी सच्चाई निकलवाना चाहती थी। यू के फादर उन्हें यहाँ पे कहते हैं कि ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। असल में मैं तो यहाँ पे इसीलिए आया था क्योंकि मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता था। मैंने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया है। अगर वो यहाँ पे कुछ भी गलती करती है तो प्लीज़ इसके लिए उसे ब्लेम मत करना, आप लोग मुझे ब्लेम कर सकते हैं। जियांग यहाँ पे उसके फादर को बोलता है कि फादर इन लॉ, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने यू से शादी करी है, एक नौकर से नहीं जो कि मेरे घर के सारे काम करे। इसे तो कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मुझे प्यार करे इतना ही काफ़ी है। अब दोनों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लवली डबली हो रहे थे। जियांग के फादर तो यहाँ पे खुश होते हैं, लेकिन उसकी मॉम यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वो यहाँ पे लू के फादर को कहती है कि आप तो आजकल बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हो, मैंने सोचा कि मैं आपको डिनर के लिए इनवाइट करूं, बट रहने दो। अब डिनर का नाम सुनते ही दोनों बाप बेटी यहाँ पे उछलने लग जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हम तो बिजी नहीं हैं। फिर वो यहाँ पे खाने की वैरायटीज़ बताने लग जाते हैं कि क्या क्या वो डिनर में खाना चाहते हैं। जियांग की मॉम ये सुन के यहाँ पे अपने ऊपर ही गुस्सा करती है कि उन्होंने तो अपने ऊपर ही कुल्हाड़ी मार ली। जियांग जब ये सब कुछ देखता है तो वो यहाँ पे हंसने लग जाता है और अपनी मॉम को परेशान करने के लिए वो यहाँ पे कहता है कि अरे ये तो बस मील्स है, तुम बस इतना ही खाना चाहती हो। मेरी मम्मी तो बहुत कुछ बना लेती है, वो तो यहाँ पे ड्रैगन नूडल्स भी बना लेती है, डोनट भी बना लेती है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। जियांग की मॉम ये सुन के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होती है कि अब उनका बेटा भी यहाँ पे इन सब के साथ मिल चुका है। खैर यहाँ पे कुछ देर के बाद देखते हैं कि वो सभी के लिए यहाँ पे डिनर बनाती है। यू के फादर तो यहाँ पे एक एक करके सभी डिश को ट्राई करते हैं। वो यहाँ पे ऐसे खाते हैं कि जैसे वो पहली बार खा रहे हो। जियांग की मॉम को तो यहाँ पे खाने को ही नहीं मिलता है, क्योंकि जब भी वो कोई भी डिश यहाँ पे उठाने के लिए जाती है तभी जियांग यहाँ पे प्लेट को मोड़ देता है। अब ऐसा उनके साथ यहाँ पे बार बार होता है। ये देख के उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में बिना कुछ खाए उठ के यहाँ से चली जाती है। यू यहाँ पे उनके लिए सूप लेके आती है, क्योंकि उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। वो उन्हें यहाँ पे सूप पिलाती है। जियांग की मॉम जब उसके ऐसे गुड बिहेव को देखती है तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है कि ये लड़की नाटक कर रही है या फिर ये सच में ही अच्छी है। वो यहाँ पे उसे कहती है कि अब तुम हमारे जियांग फैमिली में आ ही गई हो तो तुम हमारी जियांग फैमिली की ही एक मेंबर हो। इन फ्यूचर तुम्हें कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो तुम उसे रख सकती हो। अब मॉम ने तो यहाँ पे उसे एज अ मजाक में बोला था, बट यू यहाँ पे इसे सीरियसली ले जाती है। वो यहाँ पे उन्हें कहती है कि मुझे आपका ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। मदर यहाँ पे कहती है अच्छा तो तुम्हें ये पसंद है तो फिर तुम इसे रख सकती हो। वो यहाँ पे उसे ब्रेसलेट पहनाते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी लाइफ भी चाहिए तो तुम वो भी ले सकती हो। लू यहाँ पे कहती है कि मैं आपकी लाइफ का करूँगी क्या, वैसे भी मैं फालतू की चीज़ नहीं लेती, इस ब्रेसलेट के लिए थैंक यू। अब वो यहाँ पे मदर के सारे रूम को तलाशने लग जाती है और जो जो उसे अच्छा लगता है वो सब कुछ ले लेती है, नेकलेस, इयररिंग और ब्रेसलेट भी। मदर को कहती है थैंक यू मॉम मुझे ये सब कुछ देने के लिए, आप वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मदर इन लॉ हो। मदर को हम देखते हैं जो कि जब वो यहाँ पे ये देखती है तो उन्हें तो लाइक यहाँ पे हार्ट अटैक ही आ जाता है कि इस लड़की को तो मैंने अपनी उंगली दी थी, इसने तो मेरा पूरा हाथ ही पकड़ लिया। अब उन्हें अपने बोलने पे यहाँ पे रिग्रेट हो रहा था। खैर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि लू के फादर जाने से पहले यहाँ पे लू से कुछ पैसे मांगते हैं। वो यहाँ पे उसे कहते हैं कि मेरे दोस्त को एक मस्त बिजनेस का आइडिया आया है जिसके लिए उसे पैसे चाहिए, तो प्लीज़ क्या तुम जियांग से कह के मुझे कुछ पैसे दिलवा सकती हो। लू यहाँ पे इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, क्योंकि उसके फादर ने ऑलरेडी बहुत से बिजनेस खोले थे बट सारे के सारे बिजनेस यहाँ पे फेल हो गए थे। लू यहाँ पे इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, क्योंकि उसके फादर ने ऑलरेडी बहुत से बिजनेस खोले थे बट सारे के सारे बिजनेस यहाँ पे फेल हो गए थे। वो यहाँ पे साफ साफ अपने फादर के मुंह पे ही मना कर देती है उन्हें पैसे देने से। उसके फादर यहाँ पे बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं और उससे पैसे मांगते हैं, कहते हैं कि जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के एक छोटे बच्चे की तरह उससे पैसे मांग रहे थे और लू यहाँ पे इरिटेट होके अपना कान बंद कर लेती है। जियांग को हम देखते हैं जो कि मस्त सीढ़ियों में बैठ के बाप और बेटी के झगड़े को यहाँ पे देख रहा था और इंजॉय कर रहा था। लू को हम देखते हैं जो कि अब बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, इसीलिए वो यहाँ पे अपने फादर के गर्दन पे छोटा सा वार करती है जिससे कि उसके फादर यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। फिर वो अपने फादर को यहाँ पे घसीटते हुए बाहर लेके जाती है। जियांग की मॉम को हम देखते हैं जो कि इसी कैमरे की फुटेज को यहाँ पे देख रही होती है। अब इस कैमरे की फुटेज को देख के उन्हें यहाँ पे दोनों ही बाप बेटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि मुझे पता ही था कि ये दोनों ने पैसों के लिए मेरे बेटे का यूज़ किया है, ये लड़की तो मेरे सारे गहने भी लेके चली गई। फिर वो यहाँ पे अपने बेटे के ऊपर भी गुस्सा करती है कि जियांग भी एक नंबर का बेवकूफ़ है, क्या उसे शादी करने के लिए ये चालाक लोमड़ी ही मिली थी। वो यहाँ पे सोचती है कि क्यों ना वो अपने बेटे के लिए कोई और लड़की सेट करे, क्या पता अगर उन्होंने अपने बेटे के लिए कोई और लड़की देखी
और उसके बेटे को वो लड़की पसंद आ गई तो वो यहाँ पे यू को छोड़ देगा। वो यहाँ पे अपने एक कॉल में यहाँ पे बहुत सी लड़कियों को इकट्ठा कर लेती है। अब इनमें से एक गे भी था। वो यहाँ पे सोचती है कि चलो उसे इनमें से कोई तो पसंद आ जाएगा। फिर वो यहाँ पे इन सभी को एक एक करके जियांग के स्टडी रूम में भेज देती है। अब ये सभी लोग यहाँ पे एक एक करके उसके रूम में आते हैं। इनमें से कोई टीचर था, कोई स्टूडेंट था, कोई नर्स था। जियांग इन सबको यहाँ पे देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। जब वो इनमें से एक गे को भी देखता है तब तो उसकी आंखें ही यहाँ पे फट जाती है। जैसे ही वो यहाँ पे रियलिटी में आता है तो उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ पे सभी से पूछता है कि तुम लोगों को यहाँ पे किसने भेजा। वो लोग उसे यहाँ पे यू का नाम बताते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे यू का ही नाम बताया गया था। अब जियांग यहाँ पे यू का नाम सुन के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ होता है कि आखिर वो यहाँ पे इन लोगों को कैसे भेज सकती है उसे सेड्यूस करने के लिए। खैर जब सब लोग यहाँ पे जा रहे होते हैं तब यू की नज़र भी यहाँ पे इनके ऊपर चली ही जाती है। वो यहाँ पे पूछती है कि वो लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं। फिर क्या वो लोग भी यहाँ पे उसे सब कुछ सच्चाई बता देते हैं कि किसी ने उन्हें यहाँ पे पैसे दिए थे जियांग को सेड्यूस करने के लिए। वो सुनती है तो उसे यहाँ पे डाउट होता है अपने फादर के ऊपर, इसीलिए वो यहाँ पे एक एक करके सभी को पैसे देती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें जिस भी इंसान ने ये सब करने को बोला था तुम जाके उसके साथ ऐसा करो। अब ये सभी लोग यहाँ पे जियांग के मदर के रूम में आते हैं। उन्हें यहाँ पे जियांग की मदर तो नहीं मिलती लेकिन उनके हस्बैंड यहाँ पे सोफे पे बैठे हुए थे। फिर क्या, वाइफ को सेड्यूस करना, हस्बैंड को सेड्यूस करना दोनों तो एक ही है। वो यहाँ पे जियांग के फादर को सेड्यूस करने लग जाते हैं। जियांग के फादर अचानक हुए हमले से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। इधर हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने रूम में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ था। तभी यहाँ पे यू आती है। उसे पता है कि जियांग यहाँ पे किस बात से नाराज़ है, इसीलिए वो यहाँ पे उससे माफ़ी मांगने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना जो भी अभी अभी तुम्हारे साथ हुआ। बट हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने यहाँ पे अलग ही फैंटेसी में था। वो यहाँ पे यू को एक क्यूट सी और सेक्सी सी ड्रेस पहनने को बोलता है। यू भी इस ड्रेस को पहन के आ जाती है। उसे लगता है कि जियांग उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, इसीलिए वो यहाँ पे उसे सब कुछ बता देती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करेंगे, बट तुम इस बात की फ़िक्र मत करो, मैंने उन्हें अच्छे से सबक सिखा दिया है जिसके बाद आगे से वो ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करेंगे। जियांग जब ये सुनता है तो उसे यहाँ पे समझ में आ जाता है कि उन लोगों को यहाँ पे यू ने नहीं बल्कि उसके फादर ने भेजा था। बट तभी भी वो यहाँ पे इस बात से नाराज़ था। अचानक से जब वो लोग यहाँ पे उसके रूम में आए थे तो वो यहाँ पे डर गया था। वो यहाँ पे यू को भी बताता है, फिर धीरे धीरे वो यहाँ पे उसे किस करता है और इसी के साथ इनका रोमांस यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे जियांग की मदर यहाँ पे जियांग के फादर के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी क्योंकि उन्हें यहाँ पे पता चल गया था कि जियांग के फादर उन लोगों के साथ थे। जियांग के फादर बेचारे जो कि यहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं अपने आप को इनोसेंट साबित करने की। वो कहते हैं कि मेरा उन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं कसम खा के कहता हूँ, प्लीज़ मेरे कैरेक्टर पे उंगली मत उठाओ। बट हम देखते हैं कि जियांग की मदर तो यहाँ पे किसी की नहीं सुनती, वो तो बस उनके पीछे यहाँ पे पड़ ही चुकी थी, जबकि उन्हें ये बात पता है कि उन लोगों को उन्हीं ने यहाँ पे बुलाया था। इधर हम यू के फादर को देखते हैं जिसे कि यहाँ पे कुछ लोन शार्क वालों ने पकड़ के रखा हुआ था। असल में यू के फादर ने यहाँ पे इनसे पैसे लिए थे। जब यू ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया था तो उन्होंने यहाँ पे इन्हीं से पैसे लिए थे, बट अब वो उन्हें पैसे चुका नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये लोग यहाँ पे मिल के इन्हें मारने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे एंट्री होती है जियांग के बॉडीगार्ड की, जो कि यहाँ पे असल में यू के फादर को बचाने के लिए आए थे, क्योंकि जियांग को पता है कि भले ही उसके फादर इन लोग कुछ भी करे, आखिर है तो वो यू के पिता ही, अगर उन्हें कुछ हुआ तो इससे यू को भी तकलीफ होगी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे उसके फादर पे नज़र रखी हुई थी। खैर हम देखते हैं कि यू के फादर को इसके बारे में नहीं समझ में आता। उन्होंने अब यहाँ पे ठान लिया था कि वो अपनी बेटी को जियांग के बारे में सब कुछ बता देंगे और फिर अपनी बेटी के साथ वो यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। वो तो अब यहाँ पे सारे कनेक्शंस को जोड़ने लग जाते हैं। उन्हें लगता है पहले भी जियांग ने उन्हें ही फंसाया होगा, जिसके वजह से उनका बिजनेस डूब गया, फिर उन्हें उससे पैसे लेने पड़े और कैसे उन्होंने पैसे के लिए अपनी ही बेटी को बेच दिया। ये सब के पीछे उन्हें यहाँ पे जियांग की ही चाल लगती है। खैर वो तुरंत यहाँ पे घर आते हैं और यू को भी इसके बारे में बताने लग जाते हैं कि जियांग कितना ज़्यादा बेकार इंसान है, वो एक नंबर का डेविल है। बट हम देखते हैं कि यू यहाँ पे अपने डैड की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती, क्योंकि उसे पता है कि उसके डैड जियांग को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन बाद में जब वो जियांग को और अपने फादर को बात करते हुए सुनती है तो उसे यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाता है। अब उसके सामने यहाँ पे सारी सच्चाई आ चुकी थी, जिसे सुन के वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। उसे तो अभी भी यहाँ पे यकीन नहीं होता कि जियांग ऐसा कुछ कर सकता है। जियांग जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहा था, उसे यहाँ पे डर लगता है कि यू उसे कहीं छोड़ के ना चली जाए, इसीलिए वो यू के फादर को रूम से निकाल के रूम को लॉक कर लेता है।
फिर वो यहाँ पे यू के क्लोज जाने लग जाता है। वो यहाँ पे उससे पूछ रहा था कि अब क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, क्या अब तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। वो कहते हुए वो यहाँ पे उसे फोर्सफुली किस करता है। यू जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉक में और हैरानी में थी, उसे यहाँ पे समझ में नहीं आता। वो जियांग को रोकने की कोशिश करती है बट जियांग को यू की तो आवाज़ जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो बस यहाँ पे अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि कहीं यू अब उसे छोड़ के ना चली जाए। वो यहाँ पे उसे लेकर इतना ज़्यादा पॉजेसिव हो जाता है कि वो उसका यहाँ पे घर से बाहर जाना भी बंद करा देता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि जब यू यहाँ पे सो के उठती है तो वो देखती है कि जियांग ने उसकी बॉडी के साथ यहाँ पे क्या किया था। उसे यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पे इस बात से नाराज़ नहीं थी कि जियांग ने उसे झूठ बोला है, वो यहाँ पे बल्कि इस बात से नाराज़ थी कि झूठ बोलने के बाद भी उसने यहाँ पे उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। साथ ही वो बस यहाँ पे अपनी ही मर्जी चलाए जा रहा था। वो यहाँ पे सोचती है कि वो इस बारे में जियांग से बात करेगी। वो अपने रूम से जाती है बट यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉडीगार्ड बाहर ही खड़े थे जो कि उसे यहाँ पे उसके रूम से कहीं पर भी नहीं जाने देते। वो यहाँ पे उन्हें बोलती भी है कि उसे जियांग से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं, कहते हैं कि बॉस अभी काम में बिजी है। वो यहाँ पे उसे जियांग की एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो यहाँ पे जियांग ने यू के लिए ही बनाया था, जिसमें कि वो यहाँ पे उसे धमका रहा था कि अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो तुम मुझे फिर से कभी भी नहीं देख पाओगी। ये जो रस्सी तुम्हें दिख रही है, इसी रस्सी को मैं अपने गले में लटका के अपना गेम ही ओवर कर दूंगा। वो यहाँ पे खुद को मारने की धमकी दे रहा था अगर यू उसे छोड़ के गई तो। यू यहाँ पे इस वीडियो को देख के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जियांग को पता है कि ये ट्रिक उसकी ज़रूर काम करेगी। उसे यहाँ पे पता है कि यू कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके वजह से किसी इनोसेंट को यहाँ पे तकलीफ हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यू के फादर आते हैं जो कि यहाँ पे खिड़की से उसे आवाज़ लगा रहे थे। यू जब ये देखती है तो वो यहाँ पे रस्सी का इस्तेमाल करते हुए खिड़की से अपने फादर के साथ यहाँ से भाग जाती है। उसके फादर यहाँ पे उसे जियांग के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि कैसे उसने अपना बिजनेस खड़ा किया, वो कितना ताकतवर है, उसके पास क्या क्या है और वो उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पे इसकी भी प्लानिंग करने लग जाते हैं कि कैसे वो अपनी बेटी के साथ जियांग से बहुत दूर भाग जाए। लेकिन हम यू को देखते हैं जो कि यहाँ पे इस बात के लिए अग्री नहीं करती है। असल में वो खुद यहाँ पे जियांग को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे जियांग यहाँ पे पसंद आ गया था। यू के फादर जब ये देखते हैं तो वो यहाँ पे उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन यू यहाँ पे उनकी कुछ भी नहीं सुनती। उल्टा वो यहाँ पे उन्हें ये कह के चली जाती है कि मेरे और जियांग के मामले से आप दूर रहो। जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाती है जियांग के ऑफिस उससे मिलने के लिए। अब उसे यहाँ पे लिफ्ट चाहिए थी तो वो यहाँ पे बाइक वाले आदमी को रोक लेती है और उसे बोलती है उसे जियांग कॉर्पोरेशन छोड़ने के लिए। वो बाइक वाला जो कि यहाँ पे हैरान था कि ये कौन पागल है जो कि उसकी बाइक में आके अचानक से बैठ गई। यू यहाँ पे उससे मिन्नती करने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे ऑफिस तक छोड़ दो। असल में मेरा जो हस्बैंड है वो मुझ पे चीट कर रहा है, मुझे उसे नंगे हाथों पकड़ना है, प्लीज़ मुझे वहाँ तक छोड़ दो। मेरे घर में मेरी माँ है, मेरा डॉगी है और मेरी फ़िश है जिसे मुझे खाना भी खिलाना है, तो मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकती हूँ। वो जब आदमी उसकी ऐसी बातें सुनता है तो वो यहाँ पे हंसने लग जाता है कि ये लड़की कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। खैर जिसके बाद वो यहाँ पे उसे जियांग के ऑफिस तक लेके आता है। इतने में ही हम देखते हैं कि जियांग ने भी यहाँ पे यू की लोकेशन का पता लगा लिया था, इसलिए वो भी यहाँ पे अपनी बिल्डिंग से नीचे आ गया था। वो यहाँ पे जब उस लड़के को देखता है तो वो यहाँ पे हैरान होता है क्योंकि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि उसके बिजनेस पार्टनर का बेटा शैंग था। अब उसने तो शैंग को यहाँ पे पहचान लिया बट शैंग उसे पहले यहाँ पे पहचान नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे यू के मुंह से उसका नाम सुनता है कि ये जियांग है, उसका हस्बैंड है, तो वो यहाँ पे उसे पहचान लेता है। वो कहता है कि मैंने तुम जैसे बिजनेसमैन आदमी से ये उम्मीद नहीं करी थी कि वो अपनी वाइफ के ऊपर चीट करेगा। जियांग जो कि ये सुन के यहाँ पे हैरान था। अब इससे पहले कि यहाँ पे बात बिगड़ती, यू यहाँ पे खुद ही उसे बोल देती है कि देखो मुझे माफ़ करना, असल में मेरे हस्बैंड ने मुझ पे चीट नहीं किया है, मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैं यहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचना चाहती थी। वो यहाँ पे उसे कुछ पैसे भी देती है उसे छोड़ने के लिए, बट शैंग वो लेने से मना कर देता है और फिर यहाँ से चले जाता है। जाते जाते वो यहाँ पे यू को कह के जाता है कि उम्मीद है हम फिर ज़रूर मिलेंगे। ऑफिस में जहाँ पे हम देखते हैं चैंग यहाँ पे यू के ऊपर गुस्सा कर रहा था कि तुम आखिर में सुबह सुबह भाग क्यों गई और इस कमीने इंसान के साथ तुम मेरे ऑफिस कैसे आई हो। यू यहाँ पे उल्टा उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसे कमीना बोलना बंद करो, उसने तो मेरी हेल्प करी है और वैसे भी वो बाहर से दिखता थोड़ा रूड है लेकिन अंदर से वो दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है, तभी तो उसने मेरी यहाँ पे हेल्प करी। यू के मुंह से यहाँ पे शैंग के लिए तारीफ़ सुन के जियांग को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जेलिसी फील होती है।
वो यहाँ पे उसे क्रिटिसाइज़ करने लग जाता है कि तुम उससे कुछ मिनट पहले ही तो मिली हो, लेकिन तुम उसके बारे में ऐसी बात कर रही हो जैसे कि तुम उसे सालों से जानती हो। यू यहाँ पे उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे क्रिटिसाइज़ करना बंद करो, खुद को देखो जिसने कि सुबह सुबह मुझे लॉक कर दिया और गायब हो गया विदाउट किसी एक्सप्लेनेशन के। वो यहाँ पे उसे स्टार्टिंग से सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बोलती है। जियांग भी यहाँ पे मन में सोचता है कि आखिरकार यू को सब कुछ पता चल ही चुका है, तो अब उससे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए वो यहाँ पे उसे सब कुछ सच बताने लग जाता है, बट उसके इस सच में कहीं ना कहीं झूठ भी थी। मतलब वो उसे यहाँ पे ये बोलता है कि देखो तुम्हारे फादर ने मेरे से पैसे लिए थे, उस पैसे को चुकाने के लिए उन्होंने तुम्हारा यूज़ किया, उन्होंने तुम्हें ड्रग दिया और साथ ही साथ मैं भी उस टाइम नशे में था, इसीलिए मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। फिर उसके बाद तुमने खुद ही देखा कि वो पुलिस को बुलाने की धमकी दे रहे थे, और फिर बाद में जब कल वो आके धमकी देने लग गए तो मेरे को गुस्सा आ गया। मुझे लगा कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ, इसीलिए मैं ज़्यादा डेस्परेट हो गया और मैंने वो सारी हरकतें करी तुम्हारे साथ, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। मतलब उसने यहाँ पे अभी भी पूरी सच्चाई उसे नहीं बताई थी कि कैसे उसे यहाँ पे उसके फादर के ट्रिक के बारे में पता था, और कैसे वो पुलिस वाला नाटक भी उसने यहाँ पे उसके फादर को करने के लिए बोला था, जिसके लिए उसने यहाँ पे उन्हें पैसे भी दिए थे। खैर अब दोनों के बीच में यहाँ पे सब कुछ सॉल्ट आउट हो चुका था, तो अब यहाँ पे जियांग फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। कुछ देर में हम देखते हैं जहाँ पे वो यहाँ पे मिस फैंग के साथ मीटिंग कॉन्फ्रेंस के लिए आया हुआ था। मिस फैंग जो कि यहाँ पे उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, उसे गंदे गंदे इशारे कर रही थी। जियांग जब ये देखता है तो उसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। असल में उसकी और उसकी वाइफ यू की जो शादी हुई थी वो एक सीक्रेट शादी थी, जिसके बारे में सिर्फ उनके फैमिली मेम्बर को ही पता था, बाहर में ना ही ऑफिस में किसको पता था उनकी शादी के बारे में। इसीलिए सब लोग यहाँ पे उसका फ़ायदा उठा रहे थे। वो यहाँ पे गुस्से से मिस फैंग की तरफ पानी की बोतल फेंकता है, फिर माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, मेरे हाथ से वो फिसल गया। मिस फैंग जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, वो कहती है कि सच में ये इंसान तो एक नंबर का साइको है। तभी यहाँ पे जियांग कहता है कि मुझे अपनी वाइफ से नहीं मिले हुए 3 मिनट और 20 सेकंड हो चुका है, मैं तो अभी से उसे मिस करने लग गया। मिस फैंग ये सुन के हैरान थी। वो यहाँ पे कहती है कि तुमने शादी कर ली। जियांग जो कि बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ तुमसे ज़्यादा सुंदर है। इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद हम यू को देखते हैं जो कि यहाँ पे जियांग के ऑफिस में आती है। ऑफिस में जब वो यहाँ पे फैंग को देखती है तो उसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे पता है कि फैंग यहाँ पे उसके हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो यहाँ पे उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। फैंग इस बात से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो कहती है कि पता नहीं क्यों जियांग ने तुम जैसी लड़की को ही क्यों चुना, तुम कितनी बेकार हो। ऐसे ही अब हम देखते हैं कि दोनों यहाँ पे एक दूसरे की बेइज्जती मारने लग जाते हैं। यू को तो यहाँ पे उसकी बेइज्जती मारने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फैंग जो कि यहाँ पे धीरे धीरे अब यहाँ पे उससे चिढ़ रही थी, उसकी हरकतों से उसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसीलिए अब वो यहाँ पे उसे फंसाने के लिए जियांग और उसकी कंपनी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था वो यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़ देती है। जियांग जो कि पीछे से यहाँ पे आ चुका था, लेकिन यू को इसके बारे में नहीं पता था। फैंग यहाँ पे उस पर आरोप लगाई जा रही थी कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिया, तुम्हें पता है ये कॉन्ट्रैक्ट कितना बड़ा है, तुमने जेलिसी में आके तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के पीछे पड़ी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो, तुमने खुद ही अपने हाथों से अपने हस्बैंड के बिजनेस को डुबा दिया है। जियांग को हम देखते हैं जिसे कि यहाँ पे पता चल जाता है कि उसकी वाइफ की इसमें कुछ भी गलती नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि फैंग आखिर किस हद तक जा सकती है। इसीलिए वो यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी मंगवाता है। वो यहाँ पे फैंग को बोलता है कि हम दोनों के बीच में अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो यहाँ पे यू को बोलता है कि अगर तुम चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अब सच में फाड़ सकती हो। यू ये सुन के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और खुशी खुशी वो यहाँ पे फैंग के सामने कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देती है। वो यहाँ पे ये सबसे बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। वो जियांग को बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है ना ये कॉन्ट्रैक्ट कितना ज़्यादा बड़ा है, इससे तुम्हारी कंपनी को भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। जियांग यहाँ पे उसे कहता है कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, और वैसे भी अगर मेरी वाइफ खुद नहीं चाहती ये कॉन्ट्रैक्ट हो तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों रखूँ। फैंग को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
उसने जैसा सोचा था यहाँ पे तो वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसे लगा कि जियांग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने की वजह से अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा करेगा, लेकिन यहाँ पे तो सब उल्टा हो गया। खैर वो गुस्से से यहाँ पे चली जाती है। यू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और सपोर्टिव है। उसने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से पहले एक भी बार नहीं सोचा। अब वो भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। उसने यहाँ पे फैंग को देखा कि वो कितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है और स्ट्रॉन्ग है, तो अब उसे यहाँ पे उसी के तरह बनना था। इसीलिए वो यहाँ पे कल से लग जाती है काम पे। वो अलग अलग जगह जाती है इंटरव्यू देने के लिए। उसने यहाँ पे कम से कम 5-6 कंपनी में तो इंटरव्यू दे ही दिया था, बट अभी तक उसे यहाँ पे किसी भी कंपनी से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक जाती है। उसे यहाँ पे प्यास लग रही थी। वो पानी निकाल के पीती है, लेकिन उसके बोतल में पानी नहीं था। तभी यहाँ पे उसके सामने बोतल लेके शैंग आता है, जो कि उसे देखते ही कहता है कि देखा, मैंने बोला था ना कि हम फिर से ज़रूर मिलेंगे। इधर हम घर पे जियांग को देखते हैं, जो कि यू के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फिक्र कर रहा था, क्योंकि यू अभी तक घर नहीं आई थी। उसे यहाँ पे साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि ये लड़की अभी तक घर क्यों नहीं आई। वो अपने बॉडीगार्ड को उसकी लोकेशन का पता करने को बोलता है। इधर हम यू को देखते हैं, जिसे कि शैंग अपने साथ यहाँ पे एक रेस्टोरेंट लेके आया था। दोनों ही मिलके यहाँ पे अपनी अपनी मील को एंजॉय करते हैं। यू तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश थी। यू को यहाँ पे शैंग के असलियत के बारे में अभी भी नहीं पता था कि वो कितना अमीर है। उसे तो लगता है कि वो पुअर है। इस वजह से वो यहाँ पे उसे बोलती है कि तुम मील की टेंशन मत करो, इसके पैसे मैं दे दूँगी। वैसे भी मैं तुम्हें लास्ट टाइम के लिए थैंक्स बोलना चाहती थी, और एक बार मेरी जॉब लग जाए तो मैं तुम्हें ऐसे ही महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगी। शैंग, जो कि यहाँ पे उसकी बातों से बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। खैर वो भी यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो यू को अपनी असलियत नहीं बताएगा। लेकिन तभी यहाँ पे रेस्टोरेंट का मैनेजर आता है, जो कि यहाँ पे यू को ये बोलने के लिए आया था कि उसे खाने की पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट और किसी का नहीं बल्कि शैंग का ही था। लेकिन शैंग उसे यहाँ पे रोक देता है जल्दी से। यू को यहाँ पे शक ना हो तो वो यहाँ पे उसे बताता है कि ये मेरे अंकल है, जो कि यहाँ पे काम करते हैं। यू यहाँ पे उसके अंकल को हेलो बोलती है। बेचारा मैनेजर तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान था, लेकिन वो शैंग के एक्ट में यहाँ पे उसको सपोर्ट करता है और उसका साथ देता है। शैंग यहाँ पे उसे बताता है कि कैसे उसकी दोस्त यू यहाँ पे जॉब को ढूंढ रही है, क्या वो उसकी मदद कर सकता है उसके लिए अच्छी सी जॉब फाइंड करने में। अब मैनेजर तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम करता था और यू के रिज्यूम में लिखा है कि उसे फैशन का सेंस है, तो आखिर वो यहाँ पे रेस्टोरेंट में क्या काम करेगी, क्या वो एप्रन डिज़ाइन करेगी। खैर वो यहाँ पे उसे आँख मारते हुए कहता है कि आप अपने अंकल को बोलो, जो कि डिज़ाइन कंपनी में काम करते हैं। शैंग भी यहाँ पे कहता है हाँ ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँगा। फिर वो यहाँ पे यू को बताता है कि यू, तुम्हें जॉब ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने अंकल से बात करूँगा, वो पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें जॉब दिलवाने की। यू यहाँ पे उसकी बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है और उससे हैंडशेक करती है। लेकिन तभी उसकी लोकेशन का पता करते करते यहाँ पे जियांग आ चुका था, जो कि तुरंत यहाँ पे इन दोनों के ही हाथों को अलग करता है, और फिर जिस हाथ से उसने यहाँ पे हैंडशेक किया था वो उसे यहाँ पे साफ़ करने लग जाता है। शैंग भी लाइक यहाँ पे इसकी नाक सच में कुत्तों वाली है, जहाँ देखो वहाँ सूंघते हुए आ जाता है। जियांग को हम देखते हैं, जो कि जब ये देखता है कि यू तो यहाँ पे शैंग के साथ मिल के खाना खा रही थी, वो भी जंक फूड, तो उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ पे नाटक करने लग जाता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। वो उसे बताता है कि मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा था, मैं घर भी नहीं गया, मैंने खाना भी नहीं खाया और अब शायद मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, ये थोड़ी देर का दर्द है, बाद में ये ठीक हो जाएगा। बट हम यू को देखते हैं, जो कि यहाँ पे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं असल में जॉब ढूंढ रही थी और मेरी बैटरी भी ख़त्म हो गई फ़ोन की, जिसकी वजह से मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाई। तभी मुझे यहाँ पे शैंग मिल गया, जिसने कि मुझे यहाँ पे डिनर के लिए इनवाइट किया और मैं उसे मना नहीं कर पाई, क्योंकि मैं भी उसे लास्ट टाइम के लिए थैंक्स बोलना चाहती थी। वो उसे यहाँ पे कहता है कि तुम इसे ज़्यादा नहीं जानती हो, कुछ टाइम ही तो तुम इससे मिली हो, आखिर तुम इसके साथ लंच के लिए कैसे आ सकती हो। तुम्हें ऐसे लोगों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब इससे पहले यू यहाँ पे उसे कुछ बोलती, वो फिर से यहाँ पे दर्द का बहाना बनाने लग जाता है। वो यहाँ पे उसे कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बट अगर तुम मुझे हक करोगी तो मेरा पेट का दर्द गायब हो जाएगा। वो यहाँ पे इसी बीच उसके साथ फ्लर्ट भी कर रहा था। शैंग जब ये देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है उसके बिहेवियर से।
खैर जियांग यहाँ पे यू को बाहर भेज देता है ताकि वो कार के अंदर बैठ के उसका इंतज़ार करे। उसके जाते ही हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पे घूर के एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। जियांग उसे यहाँ पे धमकाता है कि वो उसके इलाके में है, क्या उसके पापा ने उसे सिखाया नहीं कि अगर वो मेरे इलाके में है तो उसे ध्यान से चलना चाहिए। शैंग उसे यहाँ पे कहता है कि कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे डैड भी नहीं, और वैसे भी जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं उसे हासिल कर ही लेता हूँ, भले ही मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो यहाँ पे एक तरीके से यू की ही बात कर रहा था क्योंकि यू उसे यहाँ पे धीरे धीरे पसंद आने लग गई थी। जियांग को जब इस बात का पता चलता है कि ये यहाँ पे यू की बात कर रहा है तो उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ पे उसे कहता है कि जिसे तुम पसंद करते हो वो किसी और की वाइफ है। इतना कह के वो यहाँ पे उसे पंच मारता है। शैंग आखिरकार तुम में हिम्मत आ ही गई, मैं तुम्हें कब से मारना चाहता था। इतना कहते ही यहाँ पे इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। जियांग यहाँ पे शैंग के ऊपर भारी पड़ता है। वो उसे यहाँ पे कहता है कि बच्चे, जब तुम कीचड़ में खेल रहे थे तब मैं यहाँ पे फाइटिंग की तैयारी कर रहा था, तो सोच समझ के मेरे से पंगे लो। इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है। शैंग को यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ पे अब जियांग को छोड़ने नहीं वाला था। इधर हम यू को देखते हैं जो कि जियांग को अपने साथ यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आई थी। डॉक्टर, जिसे कि यहाँ पे सब कुछ पता है कि जियांग बिल्कुल फिट है, उसे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तभी भी वो यहाँ पे हॉस्पिटल में आया हुआ था। उसने अपने लिए VIP रूम भी बुक करा रखा था और सारे हॉस्पिटल के बिल भी पे कर दिए थे। वो मन मन में सोच रहा था कि आखिर मैं इसका करूँ क्या, ये खुद ही यहाँ पे अपने पैसों में आग लगाने के लिए आया है। खैर वो यहाँ पे जियांग के इशारों से समझ जाता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो यहाँ पे यू को बताता है कि आपके हस्बैंड को ज़्यादा कुछ क्रिटिकल हुआ नहीं है, उन्हें बस बेड रेस्ट की ज़रूरत है। इतना कह के डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। जियांग यहाँ पे यू को कहता है कि प्लीज़ तुम बाहर जाके जॉब मत करो। यू यहाँ पे उसकी बात से अग्री नहीं करती। वो कहती है कि मेरे को खुद से जॉब करना है, मैं खुद से इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। लेकिन जियांग को हम देखते हैं जो कि यहाँ पे उसे मैनिपुलेट करने लग जाता है। वो कहता है कि अगर तुम बाहर जॉब करने के लिए जाओगी और सभी को यहाँ पे पता चल जाएगा कि जियांग ग्रुप के CEO की वाइफ यहाँ पे बाहर जॉब करती है तो वो सब बातें बनाने लग जाएंगे, मेरी इज्जत का क्या होगा, मैं अपनी ही कंपनी में सर उठा के कैसे चल पाऊँगा। वो यहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा था। यू को इसके बारे में पता नहीं चलता। खैर आखिरकार वो भी यहाँ पे गिव अप कर देती है और उसे कह देती है कि कोई बात नहीं, मैं बाहर अब से जॉब करने के लिए नहीं जाऊंगी, अब तुम खुश हो। जियांग ये सुन के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। हम देखते हैं कि जिस हॉस्पिटल में यहाँ पे ये दोनों थे, इसी हॉस्पिटल में यहाँ पे शैंग भी था, जिसका कि हाथ लड़ाई के दौरान जियांग ने तोड़ दिया था। उसकी मुलाकात यहाँ पे यू से होती है। वो उसे यहाँ पे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन जब वो उसके टूटे हुए हाथ को देखती है तो वो यहाँ पे उससे इसका रीज़न पूछती है। शैंग उसे बताता है कि किसी पागल कुत्ते ने मुझ पे अटैक कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जियांग आ जाता है जो कि आते ही यहाँ पे शैंग को एक पंच मारता है। उसे यहाँ पे लग रहा था कि शैंग यू को अपने साथ कहीं पे लेके जा रहा है। यू जो कि यहाँ पे इस सब से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी, वो यहाँ पे उस पर गुस्सा करती है कि तुम विदाउट किसी रीज़न के ऐसे उसे कैसे मार सकते हो। शैंग यहाँ पे मन मन में कहता है कि आदमी सच में ही पागल है, कितना ज़्यादा टॉक्सिक है ये। वो यहाँ पे उसे बताता है कि हम तो बस ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे। यू को यहाँ पे शैंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए वो यहाँ पे उसे हॉस्पिटल के रूम में लेके जा रही थी। जियांग यहाँ पे नहीं चाहता था कि वो यहाँ पे शैंग के साथ रहे, इसलिए वो यहाँ पे उसे रोक लेता है और उसे बोलता है कि मेरे ब्रेकफास्ट का क्या। यू यहाँ पे उसे पैसे देते हुए बोलती है कि ये लो पैसे और कैफेटेरिया से तुम ब्रेकफास्ट कर लेना, साथ ही शैंग के लिए भी ब्रेकफास्ट ले आना। शैंग तो यहाँ पे ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे गिनवाने लग जाता है कि उसे क्या क्या पसंद है खाने के लिए, तो वो यही चीज़ें लेके आए। जियांग बेचारा यहाँ पे हैरान था क्योंकि उसकी ट्रिक यहाँ पे उल्टी पड़ गई। खैर अब उसके पास यहाँ पे और कोई चारा भी नहीं था, वो यहाँ पे फिर चले ही जाता है। लू यहाँ पे शैंग को डॉक्टर के पास लेके जा चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि वो अब एकदम ठीक है। लू यहाँ पे उसे उसके रूम में लेके आती है और फिर उससे जियांग के लिए माफ़ी मांगती है। शैंग भी उसे कहता है कि रहने दो, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। फिर वो यहाँ पे उससे उसकी जॉब के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि मैंने अपने अंकल से बात कर दी है, तो तुम कल से ही जॉब कर सकती हो। लू जब ये सुनती है तो वो यहाँ पे उसे मना कर देती है, कहती है कि मुझे माफ़ करना तुम्हें परेशान करने के लिए, बट मैं जॉब नहीं करना चाहती हूँ। असल में जियांग ही नहीं चाहता कि मैं कहीं पर भी बाहर जाके जॉब करूँ।
शैंग जब सुनता है तो उसे यहाँ पे जियांग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आखिर वो लू के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, वो उसकी लाइफ है, आखिर वो उसकी फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है जियांग की। वो कहता है कि मैंने जो भी शैंग के साथ किया मैं उसके लिए उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लू भी यहाँ पे इन दोनों को अकेले छोड़ के चली जाती है। शैंग को हम देखते हैं जो कि यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ जो भी कुछ किया मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम जो अपनी वाइफ के साथ कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। आखिर तुम उसे जॉब करने क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों तुम उसकी फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। उसने तुमसे शादी की है, उसने तुमको बेचा नहीं है। वो यहाँ पे ऐसे ही उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। जियांग यहाँ पे उसे गुस्से में कहता है कि तुम कौन होते हो आखिर दूसरों की शादी को जज करने वाले। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पे उसे भी मैनिपुलेट करने लग जाता है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ कोई भी मेहनत वाला काम करे। वो यहाँ पे उसे एग्जाम्पल भी देता है कि देखो, एक महंगा वाला खाना है, एक सस्ता वाला खाना। अगर वो जॉब करेगी तो हमेशा वो इसी कन्फ्यूज़न में रहेगी क्या उसे महंगा वाला खाना चाहिए या सस्ता वाला खाना चाहिए, या फिर क्या पता कि वो कभी लंच ही ना करे, अपने ब्रेकफास्ट को मिस कर दे, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि उसकी तबीयत ख़राब हो, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो बाहर जाके काम करे, कंपनी के बारे में ही सोचती रहेगी, अपने ऊपर वो ज़रा सा भी ध्यान नहीं देगी। देखो, तुम्हारा होता होगा कि तुम अपने लव वन से काम कराओ, बट मैं नहीं चाहता कि वो काम करे। जब मैं उसके लिए कमा रहा हूँ तो उसे काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शैंग जब ये सुनता है तो एक पल के लिए वो भी यहाँ पे उसकी बातों में आ जाता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि जियांग आखिर कह क्या रहा है। इसीलिए वो यहाँ पे उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है कि ये तुम जो भी कह रहे हो ये सब तुम्हारे बहाने हैं। असल में तुम यू हमेशा तुम्हारे साथ रहे, वो तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाए। जियांग कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे इस बात से अग्री करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो कहीं पर भी मुझे छोड़ के जाए, हमेशा मेरे साथ रहे। बट तुम ये बात याद रखना, अगर उसे इस चीज़ की भनक पड़ी या फिर तुमने उसे इसके बारे में कुछ भी बताया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कह के वो यहाँ से चले जाता है। इधर जब वो यहाँ पे यू को नाराज़ देखता है तो वो यहाँ पे आखिरकार उसके बाहर जॉब करने के लिए मान ही जाता है। बट वो यहाँ पे उसे कहता है कि बाहर जॉब करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे खुद की कंपनी में काम करो, क्योंकि मैं पहले एडजस्टमेंट चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम अचानक से किसी और कंपनी में मेरे से दूर काम करो। यू यहाँ पे ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो उसकी बात से यहाँ पे अग्री करती है, लेकिन एक कंडीशन में। वो अपनी भी कंडीशन यहाँ पे उसके सामने रखती है। कहती है कि मेरी कंडीशन ये है कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। ऑफिस में अगर तुम मुझे मिलोगे भी तो ऐसा प्रिटेंड करना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर है। वो भी उसकी बात से यहाँ पे अग्री कर लेता है, लेकिन उसके जाते ही हम यहाँ पे देखते हैं कि वो अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके बता देता है कि ऑफिस में सबको बता दो कि मेरी वाइफ जॉब के लिए आ रही है, तो सब उसके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। बट याद रखें, मेरी वाइफ को इसके बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए कि सबको उसके बारे में पता है कि वो मेरी वाइफ है। असिस्टेंट भी उसके इस बात से यहाँ पे अग्री करता है और ऑफिस में सबको उसके आने की खबर के बारे में बता देता है। अब ऑफिस में सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि पहली बार वो अपने सीईओ की वाइफ से मिलने वाले हैं। इसीलिए सब यहाँ पे उसके वेलकम में खड़े थे। डिज़ाइनर डिपार्टमेंट की जो मैनेजर थी वो यहाँ पे अपने सभी एम्प्लॉय को बोलती है कि देखो वेलकम इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि सीईओ की वाइफ को खबर हो जाए यहाँ पे कि हमें उनके बारे में पता है, तो इसे नॉर्मल ही रखना, बट इतना भी नॉर्मल मत रखना। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यू की एंट्री होती है। यू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसके वेलकम के लिए यहाँ पे सब कुछ किया जा रहा है। बट हम देखते हैं कि इन सभी को यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। असल में वो यहाँ पे किसी और लड़की को यू समझ रहे थे। इस लड़की ने भी आज ही इसी कंपनी में, इसी डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई किया था और वो सिलेक्ट भी हो गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन के आई थी, इसलिए सबको यहाँ पे लग रहा था कि यही सीईओ की वाइफ होगी। अब मैनेजर को यहाँ पे असिस्टेंट ने यू का नाम भी बताया था। अब इस एम्प्लॉय का नाम भी यहाँ पे यू से मिलता जुलता था, बट उनके सरनेम अलग थे। मैनेजर इस बात को यहाँ पे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है। वो तो यहाँ पे उसी लड़की को सीईओ की वाइफ समझ रही थी। बेचारी यू, जो कि यहाँ पे ऐसा भेदभाव देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान थी कि ये लोग इस एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। वो भी तो न्यू है, तो उन्हें उसे भी तो अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए। वो यहाँ पे इस चीज़ के लिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भड़कती भी है। तब मैनेजर और ये लोग एम्प्लॉय उसे बताते हैं कि ये सीईओ की वाइफ है, हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि हम इन्हें अच्छे से ट्रीट करें, तो तुम चुपचाप रहो। अब जब ये बात ये दोनों ही यहाँ पे सुनते हैं तो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। उस न्यू एम्प्लॉय को भी पता है कि इन लोगों को यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन वो भी यहाँ पे उन्हें सच नहीं बताती।
क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग अगर उसे अच्छे से ट्रीट कर ही रहे हैं तो क्यों ना वो भी इसका फ़ायदा उठाए। हमारी बेचारी यू जब ये सुनती है तो उसे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जियांग के ऊपर कि लाइक उसने तो मना किया था ना, फिर आखिर उसने सभी ऑफिस में उसके बारे में क्यों बता दिया। खैर वो यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो जियांग को इसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। वो चाहती थी कि उसे इसके बारे में खुद ही पता चले और उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो। वो तो बस यहाँ पे अब नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ही काम करने वाली थी। खैर हम देखते हैं कि उस न्यू एम्प्लॉय को यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पैम्पर वगैरह मिल रहे थे। उसकी डेस्क को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। उसे सभी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ न्यू गिफ्ट देते हैं। साथ ही उसके लिए तो यहाँ पे एक कंफर्टेबल चेयर भी लगाई गई थी। सभी लोग यहाँ पे उससे बहुत अच्छे से बिहेव भी करते हैं। सभी लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि अगर वो सीईओ की वाइफ से अच्छे से बिहेव करेंगे तो क्या पता एक आध का उनमें से प्रमोशन हो जाए और फिर उनमें से किसी का बोनस यहाँ पर डबल हो जाए। ये सब यहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए ही ये कर रहे थे। खैर हम यू को देखते हैं जिसे कि यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। उसकी तो टेबल भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। इतनी ज़्यादा धूल जमी हुई थी कि जैसे पता नहीं सालों से इस बेंच में कोई बैठा ही ना हो। और उसकी चेयर भी यहाँ पे कुछ खास कंफर्टेबल नहीं थी। उसे ये देख के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसने ही जॉब करने का डिसाइड किया था। खैर वो धूल मिट्टी को यहाँ पे साफ़ करने लग जाती है। अब इसमें उसकी यहाँ पे एक लड़की हेल्प भी करती है जिसका नाम श्याओमे था। तभी यहाँ पे मैनेजर आती है जो कि आते ही यहाँ पे यू को बहुत ज़्यादा काम दे देती है। कहती है कि ये सारी फाइल्स हैं जिसे कि तुम्हें जल्द ही कंप्लीट करना है। यू को ये सुन के यहाँ पे मैनेजर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को यहाँ पे कंट्रोल करती है। तभी यहाँ पे जियांग आता है जो कि उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश था। बट हम देखते हैं कि यू यहाँ पे फुल्ली उसे इग्नोर करती है। उसे भी पता चल जाता है कि यू यहाँ पे उसे इग्नोर क्यों कर रही है। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर इसने ये ज़्यादा टाइम के लिए किया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब वो यहाँ पे यू को ही देख रहा था, लेकिन यहाँ पे उस न्यू एम्प्लॉय को लगता है कि वो यहाँ पे उसे देख रहा है और वो मन मन में ये सोच के यहाँ पे स्माइल करने लग जाती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। ये वो बहुत कुछ वो यहाँ पे सोचती है। जियांग के जाते ही हम देखते हैं कि सभी एम्प्लॉय फिर से यहाँ पे उस न्यू एम्प्लॉय को बटलिंग करने लग जाते हैं, मतलब मक्खन लगाने लग जाते हैं। कहते हैं कि आपकी वजह से ही हमारे सीईओ पहली बार इस फ्लोर पे आए हैं। हमें उन्हें देखने का मौका मिला, नहीं तो वो यहाँ पे कभी भी नहीं आते थे। यू जो कि यहाँ पे उनकी बातें सुन रही थी, वो यहाँ पे कहती है कि तुम लोग उसे थैंक्स क्यों बोल रहे हो, तुम्हें तो इसके लिए मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। जो कि यहाँ पे बात रियल भी है क्योंकि जियांग यहाँ पे उसी के लिए तो आया था। सब कोवर्कर्स जब ये सुनते हैं तो वो यहाँ पे उसे ऐसे घूरने लग जाते हैं कि जैसे पता नहीं ये अपने आप को क्या समझती है। एक एम्प्लॉय यहाँ पे उसके पास आती है और उसे शीशा दिखाते हुए कहती है कि तुमने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? तुम इतनी भी खास नहीं हो, आखिर तुम अपने आप को क्या समझती हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सीईओ पर डोरे डालने की? तुम जैसी एम्प्लॉय तो उन्हें देखने के लायक भी नहीं है। तुम यहाँ पे काम करने आई हो तो अपने काम से मतलब रखो, जो काम तुम्हें दिया जा रहा है तुम वो करो। यू जो कि यहाँ पे उनकी बातों से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, वो सारी फाइल्स उनके यहाँ पे डेस्क पे रख देती है और कहती है कि ठीक है, मैं फिर यहाँ पे अपना ही काम करूँगी। तुम लोगों ने जो मुझे अपने फाइल्स दिए हैं, अपने खुद के काम खुद से ही करो, मैं नहीं करने वाली तुम में से किसी का भी काम। मैनेजर को ये सुन के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पे उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की, मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ से फायर करती हूँ। अब ये सुन के श्याओ में यहाँ पे यू का स्टैंड लेने के लिए आती है, बट हम देखते हैं कि मैनेजर यहाँ पे उल्टा उसके ऊपर भी गुस्सा करती है। उसे कहती है कि क्या तुम्हें भी इसके साथ इस कंपनी से बाहर निकलना है। यू को ये सुन के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ किसी और दूसरे को भी घसीटने की। फिर क्या वो यहाँ पे अपने लड़ाई के मोड में आ जाती है और मैनेजर के ऊपर कूद जाती है। वो यहाँ पे उस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे चिल्लाने की, आखिर मैं तुम्हारे हिस्से का काम क्यों करूँ, ये वो यहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा सुनाती है। कहती है कि अगर तुम्हें मुझे फायर करना है तो तुम कर सकती हो, मैं किसी से भी नहीं डरती, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरूंगी। अब सभी लोग यहाँ पे उनके फ़ाइट को सुलझाने की कोशिश करते हैं, बट कोई भी उनकी लड़ाई को यहाँ पे सुलझा नहीं पाता है। अब वो जो यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय थी वो यहाँ पे उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। मैनेजर जब भी देखती है तो उसे यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि अरे उन्हें तो सीईओ की वाइफ की नज़रों के सामने अच्छा बनना था। फिर क्या वो यहाँ पे यू को बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें फायर नहीं कर रही हूँ। फिर वो यहाँ पे यू को यू के हिस्से का काम देते हुए बोलती है कि ये फाइल्स है, इसके अंदर जितने भी काम हैं वो तुम्हें आज के आज ही ख़त्म करने होंगे।
अगर तुमने ये काम आज के आज नहीं किया तो तुम्हें फायर किया जाता है और मैं चाहती हूँ कि तुम खुद ही से अपना रिज़ाइन दो। यू जब ये सुनती है तो वो यहाँ पे टेंशन में आ जाती है। वो यहाँ पे परेशान थी कि वो आखिर इतने सारे काम एक ही दिन में कैसे ख़त्म करेगी। लेकिन तभी यहाँ पे श्याओ में आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर लूँगी। खैर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अपने काम में लग जाती है। उसका यहाँ पे काम में इतना ज़्यादा फोकस था कि हम जियांग को देखते हैं जो कि यहाँ पे बार बार उसके फ्लोर में यहाँ पे आ रहा था उसके अटेंशन के लिए। कभी वो यहाँ पे पेंटिंग ठीक करने लग जाता है, कभी वो किसी और के बेंच में जाके बैठ जाता है, कभी वो यहाँ पे उसके आगे वाले डेस्क में आके कुछ फालतू के काम करने लग जाता है ताकि वो यहाँ पे उसे नोटिस करे। लेकिन यू बेचारी अपने काम में इतनी ज़्यादा फोकस थी कि वो यहाँ पे जियांग को नोटिस ही नहीं कर पाती है। फ्लोर में सभी को यहाँ पे लगता है कि जियांग बार बार फ्लोर में यहाँ पे उसी न्यू एम्प्लॉय के लिए आ रहा है, यानी कि अपनी वाइफ के लिए आ रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। बेचारी यू ने अभी तक यहाँ पे ब्रेक नहीं लिया था, जबकि सब ने यहाँ पे ब्रेक ले लिया था। उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अब यहाँ पे यू उसके मैसेजेस का जवाब भी नहीं दे रही थी। वो यहाँ पे कहता है कि इस लड़की का बहुत हुआ। वो यहाँ पे आता है उसके फ्लोर पे और आके देखता है कि सारे एम्प्लॉयज़ तो यहाँ पे घोड़े बेच के सो रहे हैं, सिर्फ एक यू ही है और श्याओ में जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ पे सभी को उठाता है और मैनेजर के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है उनके आलसपने को देखकर। फिर वो यहाँ पे यू से फाइल लेता है, देखता है कि वो क्या काम कर रही थी। जब वो देखता है कि यू तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पुराना काम कर रही थी जो कि आई थिंक बंद करा दिया गया है, तो वो यहाँ पे मैनेजर पे ही भड़कने लग जाता है कि तुमने उसे ये काम क्यों दिया। अब मैनेजर यहाँ पे बहाने बना रही थी कि वो कैसे यू को फंसाए, लेकिन इससे पहले ही यू यहाँ पे उसे फंसा देती है। कहती है कि हाँ ये काम मुझे मैनेजर ने दिया था, मुझे नहीं पता ये इतना पुराना काम था। जियांग को ये सुन के गुस्सा आ जाता है, तो वो यहाँ पे मैनेजर का आई कार्ड पकड़ के उसे खींचते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब यहाँ पे काम करने की कोई और ज़रूरत है, तुमसे अच्छे एम्प्लॉयज़ मुझे मिल जाएंगे। वो उसे यहाँ पे इनडायरेक्टली फायर करने के बारे में बोल रहा था। मैनेजर डर जाती है और फिर उसे कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तो बस उसे यहाँ पे इसलिए काम दिया था क्योंकि वो न्यू एम्प्लॉय है, मैं बस देखना चाहती थी कि वो आखिर अपना काम कैसे करती है। जियांग कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये बात याद रखना। मैनेजर यहाँ पे यू को बोलती है कि यू अगर तुम्हारा काम हो गया है तो तुम अब रेस्ट कर सकती हो। वो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है और श्याओमे के साथ यहाँ पे चली जाती है लंच के लिए। वो दोनों यहाँ पे लंच का डिसाइड कर ही रहे होते हैं कि वो क्या खाए, तभी यहाँ पे एक डिलीवरी गाय आता है जो कि यहाँ पे उनका फूड डिलीवर करके यहाँ से चला जाता है। अब ये फूड यहाँ पे उनके लिए किसने डिलीवर किया था वो दोनों ही यहाँ पे हैरान थे। लेकिन तभी यहाँ पे जियांग गुजरता है जो कि यहाँ पे यू को इशारे करता है। यू को पता चल जाता है कि जियांग ने ही उनके लिए यहाँ पे ये फूड ऑर्डर किए हैं। वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, इसीलिए बाद में वो यहाँ पे जियांग के ऑफिस जाती है उसे थैंक्स बोलने के लिए। जियांग यहाँ पे आखिरकार उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश था। दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे के साथ लवी डवी होने लग जाते हैं। बट तभी हम ऑफिस के बाहर देखते हैं कि ये तीनों ही यहाँ पे उस फेक यू को पकड़ के लेके आए थे और वो लोग उसे यहाँ पे बहकाने लग जाते हैं कि कैसे यू यहाँ पे सीईओ के ऑफिस में गई है। वो ज़रूर उनके बॉस को यहाँ पे सेड्यूस करना चाहती है। वो लोग उसे यहाँ पे बहुत इंकरेज करते हैं कि वो अंदर जाके अपने लिए स्टैंड ले खड़े रहे, यू को सबक सिखाए। बट हम देखते हैं कि इससे पहले कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता तभी यहाँ पे अंदर से जियांग और यू आते हैं। वो लोग यहाँ पे दोनों को ही साथ में देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। आखिरकार जियांग यहाँ पे उन्हें बता ही देता है कि यू उसकी रियल वाइफ है। सब लोग ये सुन के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। वो यहाँ पे उस न्यू एम्प्लॉय के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं उसे झूठ बोलने के लिए। वो न्यू एम्प्लॉय यहाँ पे अपनी सफाई देते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें थोड़ी बोला था कि मैं सीईओ की वाइफ हूँ, तुम सभी लोग ही मुझे ऐसा ट्रीट करने लग गए और मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। जियांग यहाँ पे अब इन सभी को फायर करने वाला था। सभी लोग यहाँ पे कहते कि सर ये सब तो हमने आप ही के लिए किया था, आप ही ने बोला था कि हम आपकी वाइफ को अच्छे से ट्रीट करें। अब यू जब ये सुनती है तो उसे यहाँ पे याद आता है कि अरे जियांग ने उसके साथ क्या किया, उसने तो उससे झूठ बोला था और वो यहाँ पे इसके बारे में भूल ही चुकी थी। खैर जियांग यहाँ पे इन सभी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करने के लिए बोला था, बट मैंने तुम लोगों को ये तो नहीं बोला था कि तुम न्यू एम्प्लॉय को बुली करो, उसके साथ भेदभाव करो। इतना कहते ही वो यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड्स को बुला के इन सभी को यहाँ से बाहर निकलवा देता है, इंक्लूडिंग वो जो न्यू एम्प्लॉय थी उसे भी। हम देखते हैं कि यू यहाँ पे उससे नाराज़ थी क्योंकि उसने यहाँ पे अपना प्रॉमिस तोड़ा था।
वो यहाँ पे उसे अपनी सफाई देते हुए कहता है कि देखो ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ऐसे जैसे यहाँ पे ट्रीट किया गया है वैसे ही तुम्हें किसी और कंपनी में भी करना पड़े, इसीलिए मुझे तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ना पड़ा। यूँ यहाँ पे उसे कहती कि तुमने मेरा प्रॉमिस तोड़ा है तो मैं अब इस कंपनी में काम नहीं करूँगी, मैं अब बाहर जाऊँगी किसी और कंपनी में काम करने के लिए। जियांग जिसे कि पता था कि अब वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है, तो वो यहाँ पे उसके हामी में हाँ भर देता है, कह देता है कि हाँ तुम जा सकती हो बाहर काम करने के लिए। यूँ यहाँ पे ये सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। जियांग उसे बोलता है कि ठीक है तुम बाहर काम कर सकती हो, लेकिन बट मेरी कुछ कंडीशंस रहेगी। तुम जहाँ पर भी जाओगी मुझे बता के जाओगी, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा, जो तुम कपड़े पहनोगी वो मैं सिलेक्ट करूँगा, तुम हर अपना अपडेट मुझे देती रहोगी, तुमने किसके साथ लंच किया, क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ। वो यहाँ पे बहुत कुछ बोल रहा था। यूँ यहाँ पे उसे शांत कराती है और कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी सारी कंडीशन मानने के लिए तैयार हूँ, बस तुम अपना ये प्रॉमिस मत तोड़ना। जियांग यहाँ पे अपने मन में कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, जब तक तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे को हक करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे एंड हो जाता है। आई नो इस ड्रामे ने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, लेकिन अगर आप इस ड्रामे को समझोगे तो इस ड्रामे में साफ साफ बताया गया है कि कैसे एक मैन्युपुलेटर अपनी मैन्युपुलेट स्किल का यूज़ करते हुए कैसे दूसरे लोगों को अपने बातों में लेके आता है। और मैं यहाँ पे जियांग की ही बात कर रही हूँ, जो कि अपने मैन्युपुलेट स्किल का यूज़ करके सभी को अपने बातों में लेके आता है, यहाँ तक कि यू को भी। उसका करैक्टर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग टॉक्सिक है, वो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और रही बात यहाँ पे यू के करैक्टर की, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा काइंड और केयरिंग है। साथ ही अगर हम उसे बेवकूफ़ भी कहे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पे जियांग के उस मैन्युपुलेटर स्किल को देख नहीं पाती, ना ही उसके कंट्रोलिंग नेचर को। वो अपने गिल्ट में यहाँ पे इतनी ज़्यादा खोई हुई थी कि उसे यहाँ पे नज़र नहीं आता कि जो भी जियांग कर रहा है वो गलत है। उसने यहाँ पे खुद ही से डिसाइड किया था जियांग के साथ रहने का, और अब शायद वो इसी सिचुएशन के साथ जियांग के साथ हमेशा रहेगी और जियांग हमेशा उसे यहाँ पे मैन्युपुलेट करता रहेगा। यही इस कहानी का, इस ड्रामे का मोरल भी है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट किसी और इंटरेस्टिंग से ड्रामा में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगे तो प्लीज़ इस ड्रामे को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ड्रामा में।